मनी 9। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और हफ्ते की इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है जब सेंसेक्स निफ्टी सब जो है नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, नए रिकॉर्ड्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज की अगुवाई जो है वो एक तरीके से जो बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं उसमें हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है। खासतौर से रिलायंस जो है वो फ्रंट से लीड कर रहा है। इसके अलावा एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर हम बात करें तो एनएससी पर 1349 शेयर ऐसे हैं जो कि मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं और महज 1092 शेयर ऐसे हैं जिनमें कि दबाव इस समय देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज की ये तेजी कहाँ से रही? आज की इस तेजी को लीड एक तरीके से ऑटो ने किया हुआ है। 2.25% से ज़्यादा ऑटो इंडेक्स ऊपर। जिस तरीके से नंबर्स देखने को मिले हैं तमाम कंपनियों के सेल्स नंबर्स, वो जो है काफ़ी मजबूती दे रहे हैं। आयशर मोटर्स 6.25% ऊपर, मारुति 3.5% ऊपर, एमएनएम 3.25% ऊपर। इसके अलावा मजबूती देखने को कहाँ मिल रही है? वो देखने को मिल रही है रियल्टी शेयरों में। रियल्टी शेयरों में पिछले कुछ दिनों के अंदर, खासतौर से पिछले 4-5 कारोबारी सत्र से काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला। बड़ा सवाल यही कि रियल्टी शेयरों में क्या अभी भी खरीदारी के मौके हैं, और हैं तो कहां पर हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ दबाव आज कहां पर है, तो थोड़ा सा दबाव आज हम देख रहे हैं पीएसयू बैंक्स के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो पीएसयू बैंक थोड़ा दबाव में कामकाज कर रहे हैं। क्या ये गिरावट वहां पर खरीदारी का मौका हो सकती है? इन्हीं तमाम पहलुओं को अगले 1-1.25 घंटे तक हम समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बाजार की जो तेजी है वो मुनाफा वसूलने का वक्त है या फिर अभी बाजार के अंदर बने रहने का भी समय है। इस पर बातचीत करने के लिए आज के हमारे जो खास मेहमान हैं उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रवि सिंह जी, रेलिगेयर सिक्योरिटीज से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद, आभार, अभिनंदन आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। काफ़ी शानदार मूव, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और नए हाई पर बाजार। आप कैसे देख रहे हैं इस तेजी को सर? देखिए विपुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई अनएक्सपेक्टेड रैली नहीं है, बल्कि इनफैक्ट अगर देखा जाए तो शायद हमने और आपने इस बात की चर्चा जो है लास्ट वीक ही करी थी कि अगले हफ्ते में हम निफ्टी के क्या लेवल्स देखेंगे और बिल्कुल। कहाँ तक अभी बाजार जाता हुआ नजर आएगा। तो ये कहा जाए कि ये अनएक्सपेक्टेड रैली नहीं है, बल्कि जो तेजी अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है वो काफी भरोसेमंद है। निफ्टी और सेंसेक्स यहाँ पर अपने हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी निफ्टी की वैल्यू की बात की जाए तो एक बार 22,750 तक के लेवल जो है वो आते हुए नजर आएंगे, और दूसरी तरफ बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 49,000 के लेवल जल्द छूते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पर काफी स्ट्रांग है और मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर खास तौर से आपको स्ट्रैटेजी बनाने के लिए काफी आसान है कि अगर कुछ भी इस समय तो मुझे लग रहा है कि आप बाय कर रहे हैं तो वो चलता हुआ सा नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे ट्रैप में मत फंसिएगा। स्टॉक्स अच्छे ही बाय करिएगा क्योंकि अच्छे स्टॉक्स ही यहाँ पर चलते हुए नजर आएंगे। ऑप्शन ट्रेड की तरफ एक बार फोकस कर लीजिए। वापस याद दिलाना चाहता हूँ, निफ्टी अभी निकला है 22,680 चल रहा है, 750 तक जाएगा। और रही बात कॉल और पुट की वैल्यू की बात करें तो 22,500 वाली कॉल जो इस समय 232 रुपए चल रही है, ये आपको 255 रुपए और 260 रुपए तक जाती हुई नजर आएगी। अगर आप फ्रेश पोजीशन कोई लेना चाहते हो तो 22,750 की कॉल इस समय 62 रुपीस के बीच में यहां पर खरीद लीजिए, लेकिन 15 से 20 रुपए का स्टॉप लॉस और 25 रुपए का टारगेट ये यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि फोकस यहाँ पर इस हिसाब से रखिए। दूसरी तरफ बात करूं बैंक निफ्टी की, देखिए बैंक निफ्टी में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, 48,800 के टारगेट दिखाई देंगे। और अच्छी बात यह है कि इस समय कॉल्स में आप फोकस करें। 900 की कॉल जो इस समय 150 रुपए के पास चल रही है, इसको यहां पर फोकस कर सकते हैं। अपसाइड टारगेट देखते हैं तो मुझे लगता है कि 48,200 तक जाते हुए नजर आएंगे। तो ये ट्रेड है जिन्हें आप फोकस करके चल सकते हैं। चलिए, तो आपको निफ्टी के स्तर पता लग गए, ऑप्शन स्ट्रेटजी पता लग गई पहले ही प्रश्न के उत्तर में। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप फॉलो करते हुए दिखाई देंगे। और इस बीच बड़ी संख्या में दर्शकों के प्रश्न जो है वो कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही काफ़ी सारी संख्या में आ चुके हैं। पहला प्रश्न लेते हैं तुषार पॉल चौधरी जी का। कह रहे हैं सर यू नेवर टुक माई क्वेश्चन। सर आज ही सवाल आपका ले लेते हैं और कह रहे हैं कि आज मेरा सवाल ले लीजिए। बिल्कुल सर। कह रहे हैं अदानी पोर्ट में एंट्री प्राइस क्या होनी चाहिए और एनएचपीसी में सेल प्राइस क्या होनी चाहिए? ये दोनों प्रश्न इनके काफ़ी महत्वपूर्ण इस लिहाज से हैं कि काफ़ी दर्शकों के सवाल इस पर रहते हैं।
अदानी पोर्ट में अब ये एंट्री करना चाह रहे हैं, काफ़ी अच्छी खासी रैली आ चुकी है, 1400 के आसपास हम देखते हैं इसमें एक रुकावट आती है। आज भी इसमें जो है ये निफ्टी लूजर्स में शामिल है और 1.5-2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये एंट्री प्राइस ढूंढना चाह रहे हैं, क्या करंट लेवल पे कर सकते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज ने यहाँ पर सकारात्मक राय अपनी दी है। एनएचपीसी में कहाँ पे एग्जिट किया जाए, खरीद के भाव इन्होंने नहीं लिखा है, निकलना कहाँ चाहिए ये जानना चाह रहे हैं। देखिए विपुल जी, आपके इस माध्यम से मैं अदानी ग्रुप के पूरे शेयरों पे अगर अपडेट दे दूं तो शायद उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर रीसेंट एक अपडेट अभी जस्ट अपने सारे इन्वेस्टर्स और सारे जो ट्रेडर्स हैं उनको दिया है। पहला कि अदानी ग्रुप से अब आपको थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना है और एक दो सेशन आप यहाँ पर छोड़ दीजिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है कि इस समय अदानी ग्रुप में थोड़ा जो है वो प्रॉफिट बुकिंग चढ़ेगी, और अगर चढ़ गई तो इसका मतलब है कि आपको आगे आने वाले टाइम पे यहां पर अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। सबसे पहले कि इसमें प्रॉफिट बुक करना है, अदानी पावर देख लीजिए, आज 2% डाउन है। मुझे लगता है कि आपको यहां पर अदानी पावर से प्रॉफिट बुक करना चाहिए, एक बार इन लेवल्स के हिसाब से यहां पर निकल जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे अभी ये 570 580 तक आएंगे, पहला। दूसरा ट्रेड यहां पर आपने अदानी ग्रीन का भी मैं बता देता हूं, अदानी ग्रीन से भी प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 1850 के पास आता है, वहां पर बाय करेंगे। अदानी आपने इंटरप्राइजेस देख रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 3150 और 3100 के पास आएगा, वहां पर बाय करने की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और अदानी पोर्ट भी इससे अछूता नहीं है, और इस समय अगर मैं अदानी पोर्ट को पर्टिकुलर अगर फोकस करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि करंट लेवल पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हावी होगी, और ये 1250 के और 1260 के लक्ष्य दिखाएगी, तो उन लेवल्स तक प्रॉफिट बुक करते रहिए, अभी फ्रेश बाय करने से बचिए। अभी फ्रेश बाय करने से बचिए। सर, दूसरा प्रश्न इनका एनएचपीसी को लेकर के था, और वो था कि कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, तो एग्जिट कहाँ पर करें एनएचपीसी में। कभी कभी विपुल जी आप भी थोड़ी हेल्प कर दिया करिए, 120 का टारगेट दिया हुआ है, तो आपको भी रिमाइंडर एक बार को लग रहा है मुझे डलवाना पड़ेगा कि आप नहीं भी नहीं, बता दिया मुझे करिए मुझे अरे पता भैया रहती है, 120 के लेकिन पहले। लोगों का जो आपके प्रति स्नेह और प्रेम है, तो वो चाहते हैं आपके मुखार बिंदु से ही जो है वो लक्ष्य को और तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो मैं चाहता हूं कि वो जिम्मेदारी आप ही संभालें। जी सर, 120 रुपये पे एग्जिट करने की सलाह लगातार पिछले कई सेशन से जब रवि जी आ रहे हैं तो वो दे रहे हैं, तो वहाँ पर वो इस तरह जब देखने को मिले तो फिर आप वहाँ पर एक बार दोबारा या तो सवाल कर लीजिएगा, या फिर अगर एग्जिट करते हैं तो कोई बात ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस बीच पुनीत सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना अगला प्रश्न पूछने के लिए। पुनीत जी नमस्कार। नमस्कार रवि जी, नमस्कार विपुल जी। नमस्कार सर। क्वेश्चन, हाँ जी, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है सर, बताइए सर। हाँ, ये जीएनएफसी के मेरे पास 50 शेयर्स हैं, 625 सर। और क्या नजरिया आपका। मेरा 2-3 महीने का, मैंने अभी 15-16 मार्च में लिए थे ये। 15-16 मार्च पे। हाँ, चलिए, अभी मेरे को 75 रुपीज का करीब प्रॉफिट है, तो अच्छा। ये मालूम करना चाह रहा था कि आगे 2-3 महीने में क्या इसका मतलब 2-3 महीने का ही नजरिया है आपका। हाँ जी। चलिए, अच्छी बात है कि आप स्पष्ट हैं अपनी सोच में। 650 पे खरीदे हैं, 704 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। आज जरूर थोड़ा सा आधे % के आसपास का करेक्शन देखने को यहाँ पर मिला है, लेकिन पिछले एक महीने में करीब 14% के आसपास की रैली भी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। सर, क्या सलाह रहेगी जीएमडीसी के ऊपर। हाल फिलहाल में एक अच्छा मोमेंटम इस पूरे सेक्टर में देखने को मिला, और जीएमडीसी भी उसमें चलता हुआ दिखाई दिया। 2-3 महीने का ही नज़रिया है, क्या स्टॉप लॉस टारगेट देंगे। देखिए विपुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके चुन चुन के स्टॉक्स अगर इन्होंने देखे होंगे तो 2 वीक पहले ही लास्ट टू लास्ट मंडे हम लोगों ने इस पे बिल्कुल। रिकमेंडेशन दी थी, तब ये 620 रुपए चल रहा था आज, और टारगेट जो दिया है वो 750 का दिया है। इस समय अगर बुक करना है तो बुक भी कर सकते हैं, बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है, नहीं तो 750 तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। और जब ऐसे कॉल्स आते हैं तो अंदर से बड़ी जो है वो खुशी मिलती है कि सही है, आपको लोग फॉलो करते हैं। और विपुल जी, सैटरडे संडे बहुत लोग परेशान करने लगे हैं, अब आपको याद करते हैं, मैं सोच रहा हूँ आपके साथ नंबर शेयर कर दूं, अरे क्योंकि लोग आपके आपकी सर्विस सैटरडे संडे बंद होती है तो लोग सैटरडे संडे को भी स्पेशल प्रोग्राम के लिए मुझे फोन करते हैं। नहीं तो फिर आप थोड़ा सा, अगर आपके पास समय हो तो फिर हम तो कार्यक्रम करने के लिए तैयार हैं, फिर इसकी एक अलग से रणनीति बनानी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, और अगले दर्शक का से बातचीत करते हैं। और ये राम बाबू कुशवाहा जी ने सवाल किया है
कह रहे हैं विपुल जी एनबीसीसी में प्रॉफिट बुक कर लें क्या या फिर अभी वेट करें। 115 रुपए पे मैंने खरीदा हुआ है एनबीसीसी का शेयर। तो एनबीसीसी अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो भाव देखने को मिल रहा है 135 136। आज 0.25% के आसपास की गिरावट है। इनको ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ पर मिल रहा है। अब ये कन्फ्यूज़न में है कि जो 15-20 रुपए मिल रहे हैं वो बनते रहेंगे या फिर हाथ से निकल जाएंगे, तो प्रॉफिट बुक करें या वेट करें। एनबीसीसी पे आपकी राय क्या होगी सर? अरे भाई, जो चीज सौदा फायदा दे रहा हो, दौड़ लगाने वाला हो, उसमें प्रॉफिट बुक क्यों करना? प्रॉफिट बड़ा करने के लिए थोड़ा एड ऑन करिए। टारगेट यहाँ से लंबे मिल सकते हैं, तो फिर छोटी जो है वो प्रॉफिट लेके बाहर निकलने का कोई फायदा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको एनबीसीसी में लंबा इंतजार करना चाहिए 180 के टारगेट के लिए। जो लोगों ने बाय नहीं किया है वो लोगों के लिए फिर से मौका है। वैसे तो देखिए, मैंने 110, 100, 108 अभी 2-3 दिन पहले भी बाय दिया था। आपके मंडे के चुन चुन के स्टॉक्स में भी कई बार बोल चुका हूं पूरे प्रोग्राम में। तो पकड़ कर रखिए। अभी आपका जो जो चीज प्रॉफिटेबल है, जो अच्छी चल रही है, उससे थोड़ी ना बाहर मुंह मोड़ लेते हैं। मुझे लगता है चलने दीजिए। 180 के टारगेट जब आएंगे तब वहां पर सोचेंगे प्रॉफिट बुक करना है या फिर कोई नई सवारी चढ़नी। ठीक, चलिए इस बीच दिलीप तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना अगला प्रश्न पूछने के लिए। विनीत तिवारी, माफ कीजिएगा। विनीत जी नमस्कार। नमस्कार सर, विपुल सर, मैं आपका कार्यक्रम रोज देखता हूँ सर। अरे और बहुत मैं बहुत प्रयागराज से बोल रहा हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से बोल रहे हैं सर? प्रयागराज, यूपी से सर। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। बहुत अच्छी जगह है सर, और संगम किनारे में बैठ करके आप कार्यक्रम देख रहे हैं। कैसे लग रहे हैं महिनान के कार्यक्रम आपको? बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, और प्रोग्राम देख के हमें बहुत प्रेरणा मिलती है सर। सर मेरा सवाल जेके टायर पे है। अच्छा अच्छा, बताइए। जेके टायर सर कितने शेयर हैं? 480 पे बाई प्राइस है सर, और 200 शेयर है सर हमारे पास। अच्छा, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे? सर मैक्सिमम 1 साल तक कर सकते हैं। 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं, चलिए अच्छी बात है। जी जी सर। हाँ, तो थोड़ा सा दबाव दिखा रहा है। पिछले 1 महीने में करीब 10% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर आ चुका है। हालांकि रैली भी काफ़ी शानदार रही थी और आपने थोड़ा सा ऊपर ले लिए। कोई बात नहीं, पूछते हैं यहाँ पर रवि जी से कि वो क्या सलाह देंगे। रवि सर, ऑटो शेयरों में काफ़ी अच्छी रफ्तार है और उसी क्षेत्र से जुड़ी हुई ऑटो एसेसरी से टायर कंपनीज जो है उससे जुड़ी हुई कंपनी जेके टायर, अच्छी खासी रैली के बाद अब थोड़ा सा करेक्शन आया है यहाँ पर। इन्होंने 480 पे लिया हुआ है। 400 425 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। होल्ड कर सकते हैं 1 साल, क्या व्यू रहेगा आपका? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। और जिन लोगों के पास यहाँ पर विनीत तिवारी जी के माध्यम से मैं कहूंगा कि जिन लोगों के पास ये स्टॉक है, आपको दूसरी बार बाय करने का मौका मिलने वाला है। कहां पर बाय करना है? 408 रुपए से 400 के पास लीजिए और इसको 380 का स्टॉप लॉस डाल के रखिएगा। टारगेट 550 और 580 आने वाले 1 साल के अंदर आपको ये टारगेट दिखाई देंगे। तो यहां पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। विनीत जी, जो आप एवरेज करने की सोच रहे हैं उसको भी एवरेज आप 408 के पास कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको 1 साल का लक्ष्य है। उम्मीद है कि 1 साल से पहले ही आपको निकलने का, प्रॉफिट बुक करने का और बढ़िया स्टॉक है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है आगे भी हम कैरी करें। 500 के ऊपर निकला तो ये रुकने वाला स्टॉक नहीं है। नए हाई, लंबे हाई बनते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल स्टॉक अच्छा है, होल्ड करिए। स्टॉक्स अच्छा है, होल्ड कीजिए। ये फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं प्रांशु गोयल जी, कह रहे हैं कि इनका प्रश्न थोड़ा अलग है। कह रहे हैं सर जी नमस्ते सर जी, गोल्ड और सिल्वर पर आपका व्यू दे दीजिए, कितना करेक्शन होगा? बिल्कुल सर, मेरा भी क्वेश्चन प्लीज़ दे लीजिए। हालांकि वैसे अभी गोल्ड सेंट्रल हमारा एक कार्यक्रम जाता है और इसी वीकेंड पे हमने मनी 9 के ऐप पे आप जा करके उसे देख सकते हैं। बहुत डिटेल में अजय केडिया जी के साथ हमने उस पर बातचीत की हुई है और साथ ही साथ जो है उसका मनी मास्टर यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, उस पर भी हमने काफ़ी डिटेल में बातचीत की हुई है। लेकिन एक राय आपको रवि जी से भी दिलवा देते हैं, क्योंकि रवि जी भी सोने चांदी पर नज़र रखते हैं और तमाम कमोडिटीज़ पर नज़र रखते हैं। सर ये कह रहे हैं करेक्शन कब आएगा, कितना आएगा? अब हमने देखा नया रिकॉर्ड हाई बनते हुए 71,000 भी गोल्ड क्रॉस कर गया है। आपको टिप्पणी करना चाहेंगे सर? देखिए विपुल जी, सच बताऊं तो अब गोल्ड गोल्ड की तरह से ही चमकता हुआ और आपके सपनों से बहुत दूर निकलता हुआ नजर आएगा। और यहां पर सिल्वर भी उसको पीछे नहीं छोड़ेगी। तो गोल्ड और सिल्वर में इस समय अगर टारगेट देखते हैं तो गोल्ड का पहला टारगेट है
यहाँ पर 75,000 रुपए, दूसरा टारगेट है 80,000 रुपए। सिल्वर को भी मैं बता देता हूं क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, मैसेज करते हैं, और आपने बहुत अच्छा माध्यम दिया, तो देखिए मैं तो अपॉर्चुनिटी छोड़ने नहीं वाला नहीं नहीं बिल्कुल सर जी सर। हूं। तो सिल्वर इस समय अगर देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सिल्वर के नए लेवल्स, यानी कि हम अब 90,000 के आंकड़े को छूते हुए नजर आएंगे। अब करेक्शन कितना आएगा, देखिए करेक्शन कोई बहुत बड़ा तो आने वाला है ही नहीं। अगर आप गोल्ड देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब 60-62 हजार का अगर रेट आएगा भी, तो वो अब शायद हो सकता है आपको जुलाई के आसपास तक गिरावट एक बार को आए, उससे पहले यहां पर गिरावट के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे। छोटा मोटा गिरेगा, 2-3 हजार रुपए गिर सकता है, 68,000 के लेवल्स आ सकते हैं। आज का जो रेट है वो है 7095, यानी कि 71,000 के पास यहां पर सोना चल रहा है। तो करेक्शन के बहुत कम चांसेस हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर के हिसाब से, अगर आपने पोजीशन रखी है या फिर आप लंबे समय की खरीदारी करना चाहते हैं। सबसे बड़ा दुख तो मुझे इस बात का होता है कि जो यहाँ पर माताएं बहनें हैं, उनके लिए जिनको ज्वेलरी खरीदनी थी, जिनको अपने बच्चियों की शादी करनी थी, कहीं ना कहीं पहुंच से बहुत दूर होता जा रहा है, बड़ा महंगा हो गया है, और अभी महंगाई रुकने वाली नहीं है, ये गोल्ड अभी और तेज होता हुआ नजर आएगा। तो थोड़ी सी आप बहुत लंबा इंतजार मत करिए। अगर आपकी जरूरत है तो सोने की खरीदारी फिजिकल में जो लोग करना चाहते हैं, 65,000 के आसपास के जो लेवल्स आते हैं या 66,000 के आसपास आते हैं, तो ले लीजिएगा, बहुत बड़ा करेक्शन नहीं है। सिल्वर में भी सेम ऐसा ही है, जी इस समय 81-82 हजार के लेवल्स देख रहे हैं। करेक्शन अगर बहुत ज्यादा आया तो 77,000 तक का करेक्शन आ सकता है, लेकिन 90,000 पहले आने के चांसेस यहां पर बन रहे हैं। तो गोल्ड सिल्वर में शॉर्ट करने की गलती मत करिएगा कि लॉन्ग हाई पे चल रहा है शॉर्ट कर दूं, बड़ा हाई बनता हुआ नजर आएगा, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक। और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि खाली यूट्यूब के माध्यम से 625 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ इस समय यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारा ऐप और हमारे बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम लाइव जाते हैं, फेसबुक वगैरह पे, उसकी संख्या जो है वो अलग है। तो एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद, और आप सभी दर्शकों से अपील है कि जितना हो सके अपने परिवार के लोगों को, अपने कलीग्स, अपने दोस्तों, अपने बाकी जो इष्ट मित्र हैं, जानने वाले, उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि शेयर बाज़ार की ये तमाम जानकारियां जो है वो उन तक सही तरीके से पहुंच सकें। किसी ऐसे फेक माध्यम से वो लोग जानकारी लें, उनको नुकसान हो, ये ठीक नहीं है। मनी9 के परिवार को और विस्तृत करने में हमारी मदद कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कार्यक्रम को पहुँचाने में मदद कीजिए। तो यही निवेदन है आप लोगों से। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का बिल्कुल जी, प्रश्न वहां पर मेरा एक एडिशन है। हाँ हाँ अब आपने बोला अभी कि आप हमारी मदद करिए, मैं आपके इसको थोड़ा करेक्ट करूंगा, मैं कहूंगा आप हमारी नहीं, अपनी मदद करिए। हमारी मदद तो तभी हो जाएगी जब आप अपनी मदद करेंगे, क्योंकि हो क्या रहा है मैं आपको बताऊं कि मैं ट्रेंड देखता हूं, बहुत से लोग उल्टे सीधे चैनल इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं। अभी कुछ हफ्ते पहले आपने ट्रेंड देखा होगा, आया था 75 पैसे का स्टॉक जो है जी वो बढ़ करके 500 रुपए हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, सपना मत देखिए और ऐसे सपने में मत फंसिए, वो लूट के आपको निकल जाएंगे। सही जगह सही प्लेटफॉर्म आपका मनी9 है, सारा कंप्लीट सोल्यूशन देता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मेरा भरोसा खुद मनी9 की तरफ इतना बढ़ता जा रहा है कि अगर मैं सोमवार को छुट्टी लेने की सोचता हूं तो सोचता हूं बीमार भी मैं ट्यूसडे को हूं, सोमवार ना हूं, क्योंकि मुझे मनी9 पर आना है। तो प्लीज आप लोग, और ये लाइव पे 600 लोग, अरे सर एक दिन की रिक्वेस्ट नहीं थी कि आप लोग एक दिन तक 1000 कनेक्ट कर लीजिए। इसका मतलब है 2 मिनट आपके पास हैं विपुल जी, जब तक सवाल लेते हैं प्लीज आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका लिंक जो आप देख रहे हैं वही लिंक कॉपी करके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, सोशल मीडिया पे शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाए। हमें उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, आप कमाएं, हम खुश रहें, और हम मिलकर तरक्की करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर आपने। और इस बीच जो है अगले दर्शक के पास चलते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक रजत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी देर से। रजत जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, नमस्कार रवि जी। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं रजत जी आप? सर मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ, मोहाली क्रिकेट मैच भी होता है यहाँ पे। अरे अरे सर, मोहाली सर बताने की आवश्यकता नहीं है, मोहाली तो मतलब काफ़ी प्रसिद्ध जगह है, काफ़ी अच्छी जगह है। बताइए सर क्या करते हैं वहाँ पे और क्या प्रश्न है आपका? सर मैं मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था पहले। अच्छा, तो बहुत अभी मैं शेयर का ही थोड़ा देख रहा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, क्या प्रश्न है आज आपका? जी सर। सर मेरे पास एमटार टेक के शेयर हैं, 826 शेयर लिए थे मैंने। अच्छा सर, और एवरेज करके जो कॉस्ट पड़ी है 26 से 44 रुपए, 2644 सर। ओहो, 2644।
अभी तो काफी नुकसान में है आप, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं जी इसे सर, आप? 6 लाख के करीब नुकसान है समय approx। 6 लाख का अभी आपको नुकसान हो रहा है। कितने शेयर ले लिए थे सर आपने? काफी ज्यादा नुकसान आपको हो रहा है सर इसमें जी। हाँ जी सर, 826 शेयर है सर मेरे पास। 826 शेयर आपने लिए हुए हैं 2644 के भाव पर। सर काफ़ी अच्छे खासे नुकसान में है। पिछले अगर हम बात करें थोड़ी बहुत रिकवरी तो पिछले कुछ दिनों में आई है यहाँ पर, मतलब एक महीने में करीब 6-7% चला, लेकिन करेक्शन भी काफ़ी अच्छा रहा है। पिछले 6 महीने में 24% का नेगेटिव रिटर्न रहा है इस शेयर के अंदर। और ये जरा चार्ट की स्थिति देखिए, काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया, उतनी तेज़ी से नीचे आया, और बिल्कुल इन्होंने पीक पर जाकर के अपना इन्होंने ख़रीदारी की है। नुकसान में ठीक ठाक हैं। क्या भाव आता हुआ दिखाई देगा जो स्थिति इस समय आईटी शेयरों की देखने को मिल रही है उसको देखते हुए? देखिए सर, आप जितनी दुविधा में हैं उससे ज्यादा दुविधा में हम लोग यहाँ पर हैं आपके इस क्वांटिटी पे, क्योंकि देखिए ये अभी पुल बैक आएगा। और मैं ये कहूंगा कि 2000 2050 नोट कर लीजिए सर, थोड़ा सा पेन पेपर लेकर, अगर नहीं लिया तो ले लीजिए तब तक। आप यहाँ पे 2000 से 2050 के आसपास के लेवल्स आते हैं तो आप इस स्टॉक से एक बार को उतर जाइए। उतरने का मतलब है कि आप इस स्टॉक से एक बार को अपना लॉस बुक कर लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। एक स्टॉक, दो स्टॉक यहां पर देता हूं। पहला स्टॉक मैं दे रहा हूं इस समय पावर ग्रिड, 280 रुपए के पास चल रहा है, बेहतर स्टॉक है, अच्छा खासा मोमेंटम है, और उस स्टॉक पे एक एवरेज कर लीजिए। दूसरे स्टॉक की अभी हमने चर्चा करी थी एनबीसीसी, जिससे कि लेने की राय है। मुझे लगता है इन दोनों स्टॉक को अगर आप पार्शियली डिवाइड करके लेंगे, क्वांटिटी ज्यादा ले लेंगे, मस्त आपको प्रॉफिट भी आएगा और आपका लॉस भी रिकवर करा देगा। और जब ये हो जाए तो धन्यवाद जरूर भेजिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जल्द ही यहां पर ये मुनाफा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये स्ट्रैटेजी अपना लीजिए, बहुत बढ़िया है, जल्दी से जल्दी, जिससे कि आपका लॉस रिकवर हो सके। ठीक। इस बीच जो है विवेक सक्सेना महादेव जी ने टिप्पणी की है। कह रहे हैं कि विपुल सर और रवि सर को हर हर महादेव। हर सोमवार को रवि सर आपके प्रकाश से हम लोग प्रकाशित होते हैं और एक नई ऊर्जा भर जाती है, और विपुल सर वो जरिया हैं जिससे आपका प्रकाश हम लोगों तक पहुंच सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी इतनी अच्छी टिप्पणी करने के लिए। और यही सब चीज़ें हैं जो लगातार जो है वो ऊर्जा देती हैं कि और बेहतर जो है कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर के आएँ, और सटीक जानकारी लेकर के आएँ, और सटीक राय लेकर के आएँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सोनिया रंगा जी कह रही हैं कि सर आपका शो हर हाल में देखती हूँ, इरडा का टारगेट बता दीजिए सर जी। ठीक है, इरडा पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं सर। इरडा के साथ साथ एक और सवाल मेरा है, क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र को लेकर के, पावर सेक्टर पे हम अक्सर बात कर रहे हैं और लोगों की वही भी काफ़ी रुझान काफ़ी रहा है। एक तो ये है पीएसयू क्षेत्र जिसमें कि अपने एनएचपीसी के बारे में बात की, इरडा के बारे में, एसजेवीएन के बारे में, लेकिन इधर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करता हुआ रिलायंस पावर का शेयर है। अदानी पावर में हमने देखा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। टाटा पावर में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। तो इरडा पे तो इनका जवाब दे दीजिए, लेकिन ओवरऑल ये जो प्राइवेट बैंक के हैं, प्राइवेट बैंकर हैं, माफ़ कीजिएगा, पावर जो प्राइवेट पावर कंपनीज हैं जिसमें अदानी, अंबानी और टाटा के, इनके शेयर कैसे लग रहे हैं पावर के आपको? विपुल जी, आप बहुत चालू हैं, और चालू इसलिए हैं क्योंकि आप किसी भी तरीके से इन्वेस्टर को कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ना चाहते जो कि पूरी तरह से उनकी कंप्लीट ना हो। चलिए, अब इतनी लंबी चर्चा दी है तो मैं भाई 2 मिनट लूंगा यहाँ पर समय। बिल्कुल बिल्कुल सर, आराम से जी। देखिए, सिर्फ और सिर्फ मैंने आज आपको एक रिकमेंडेशन दी कि आप अदानी पावर से प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और मैंने इसका टारगेट मैक्सिमम रखा था 650 रुपए का। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको छोड़ के भूल जाइए। 620, 630, 616 चल रहा है, बुक कर लीजिए। कहां पकड़ना है? 580 पे रुका तो पकड़ेंगे, नहीं तो 550 आएगा, दोबारा चढ़ जाएंगे। अब आते हैं आपके अदर स्टॉक्स में। पहला स्टॉक पावर से ही रिलेटेड स्टार्ट करता हूं, नोट कर लीजिए, भेल। पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। करंट लेवल पर एंट्री कर लो, 280 का टारगेट, 256 रुपए चल रहा है। दूसरा एचबीएल पावर, बहुत से लोग इस पे सवाल पूछते हैं, मैंने इसलिए इसको अपने काउंटर पे लगाया है। इसमें भी प्रॉफिट बुक करने की बारी आएगी। कहां पर आएगी इसकी बारी? 580 रुपए के पास अभी चल रहा है, 500 रुपए एचबीएल पावर। फिर से नोट कर लीजिए, जो लोग भूल रहे हो, नहीं मिल रहा हो, देख लीजिए। इंडस टावर, इंडस टावर की मैं बात कर रहा हूं। क्या आपको करना है, कहां पर बुक करना है? 350 रुपए के पास आता है। विपुल जी को फिर से तंग जरूर करिएगा। दूसरी तरफ जाते हैं, जेपी पावर।
जेपी पावर को लेना तो बिल्कुल जरूरी है। ये अभी गिर के 18 रुपए चल रहा है, 15 रुपए तक आएगा। अगर आपने खरीद रखा है, खरीदने की सोच रहे हैं तो मत खरीदिएगा, क्योंकि ये 15 रुपए आने वाला है। अब आ जाते हैं एनएचपीसी, कहां पर लेना है। 92 चल रहा है, 88 तक में जब चाहे तब ले लीजिए। 120 का टारगेट अभी मैंने बोला है, उसको फोकस करिए। एनएलसी इंडिया कहां तक अभी आएगा, 230 रुपए चल रहा है टारगेट। फ्रेश बाय के लिए 215 212, और अभी चलेगा कितना, 250 तक जाता हुआ नजर आएगा। पीएफसी आपके सामने ही मैंने अभी दिया है, 414 400 390 मैक्सिमम, इन लेवल्स से नीचे नहीं है। अपसाइड टारगेट 480 रुपए का। पावर ग्रिड अभी मैंने आपको 280 82 पे बाय दिया, 350 के टारगेट के लिए। और साथ ही अब पीटीसी की भी बात कर ले, 200 रुपए चल रहा है, खरीद लीजिए। 245 का लक्ष्य इस स्टॉक का। आरईसी भी यहां पर फोकस कर लीजिए। आरईसी में आज प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, आज 3.5% डाउन है, 457 रुपए चल रहा है। तो भाई जिसने बुक किया, नहीं बुक किया, कहां खरीदना है वापस से, 424-25 रुपए, नोट कर लीजिए, 424-25 रुपए। सुजलॉन एग्जिट कर जाइए, 38-35 रुपीज वापिस आ जाएगा। इसलिए रतन पावर एक और है, रतन इंडिया, बड़ा लोग उसको सोचते हैं सोना है चांदी है, गिर जाएगा, 65 रुपीज तक आ जाएगा। और इन लेवल्स तक अभी आने के बाद ही यहां पर आप एंट्री करिएगा। टोरंट पावर भूल नहीं सकते हैं, इसका टारगेट है 1800 रुपए, इसमें बने रहिए। तो पावर का कोई भी स्टॉक मैंने छोड़ा नहीं है विपुल जी, सब कवर कर लिए। एक एक सर मैं चाहूँगा कि जो क्योंकि बहुत सारे सवाल आए हुए हैं और पिछले कुछ दिनों में रिलायंस पावर में जो तेज़ी रही, अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया, अगर हम देखें तो, और आज जो है लोअर सर्किट लगा हुआ, एक महीने में 37-38% की रैली, तो लगातार ये ट्रेंड कर रहा है और सवाल भी बहुत आ रहे हैं। इस पे आपकी राय जानना चाहेंगे, रिलायंस पावर को लेकर के अभी क्या रुख है? आज जो लोअर सर्किट लगा है, क्या ये एग्जिट का मौका है, मतलब निकलते रहे अब? देखिए क्या होता है ना, मैंने अभी बोला था कि कूड़ा कचरा, और क्या अपनी लैंग्वेज में हमारे यहाँ पे कहते हैं ये वो सब चल जाते हैं, ये उसी टाइप का स्टॉक है। निकलने की राय तो आपको मैंने पहले ही दे दी थी, 30-32 रुपए के पास तक उछल रहा था। जब सुजलॉन दे रहा हूं तो आर पावर कैसे टिक सकते हैं, बिल्कुल। निकल जाइए, नहीं तो कोई और निकाल रहा होगा। और वैसे भी जिस भाई का ये स्टॉक था, उस भाई ने ही अपने आप को निकाल दिया, तो मुझे लगता है आप भी निकल जाइए। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई ये बताना इसलिए जरूरी था, क्योंकि बहुत लोग लगातार अपर सर्किट में भी खरीदने के लिए सवाल पूछ रहे थे, तो मैंने कहा कि इस पर चर्चा हो जाए ताकि आप ट्रैप में ना फंसें, और आज वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। विपुल जी, 5% इसको का। जब खरीदेंगे आप हमेशा ट्रैप में ही फंसेंगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ। 20 बिल्कुल। रुपए से ये चलना शुरू हुआ, 30 रुपए पहुंचा है, तब तक किसी ने नहीं खरीदा है। ये सिर्फ उसी के पास है जिसकी होल्डिंग थी। अब जिन लोगों ने खरीदा है वो अब वापस 20 रुपए के पास आकर फिर रोते हुए नजर आएंगे कि फंस गया मैं। तो बेटर है अभी निकल जाओ। निकल जाओ, ये सलाह निकल करके आती हुई कोमल शर्मा जी का प्रश्न आया करें, नमस्कार विपुल और रवि सर, आपका शो अद्वितीय और मार्मिक रहता है, और बहुत अच्छे शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं, बने में तो बहुत बहुत धन्यवाद। करें सर, मेरे पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 450 शेयर हैं, 82 के भाव पर लिए हुए हैं, मैं 1 से 2 साल तक होल्ड कर सकती हूँ। तो नज़रिया इनका अच्छा है, 1 से 2 साल तक होल्ड कर सकती हैं। अभी अगर हम देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है करीब 1.5% ऊपर, 82 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इन्होंने भी करीब करीब वहीं पर लिया हुआ है, 82 के ही भाव पे ब्रेक इवन में है। साल 2 साल का नज़रिया है, आपकी राय क्या है सर? विपुल जी, आपने बिल्कुल सही बता दिया, और ये तो ऐसी जगह पे जहां पे मैं अगर आज चुन चुन के स्टॉक में मुझे बैंक देना होता तो मैं जरूर देता। अपसाइड टारगेट 120 रुपए का है। और विपुल जी जो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, वो इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि विपुल जी को टारगेट याद आते हैं तो वो मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। तो फिर आप लोग उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, 120 का टारगेट फ्रेश बाय कर लीजिए, 75 के स्टॉप लॉस से। 75 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश बाय कर लीजिए आप। इस बीच अगले दर्शक हैं अनजान यात्री, नाम भी बड़े यूनिक लोग रखते हैं अपनी यूट्यूब आईडी के। कह रहे हैं विपुल जी और रवि जी को जय महादेव, आपको भी जय जय महादेव। आईआरएफसी के शेयर इन्होंने 130 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं, 130 शेयर हैं 170 रुपये के भाव पर। 2 साल तक ये भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं क्या अभी एवरेज कर लें या फिर बाद में करें, सलाह दें। आईआरएफसी पे मुझे लगता है कि रवि जी ने बहुत डिटेल में लगातार वो चर्चा करते रहे हैं, और इस पर जो उनकी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ, बहुत सारे टारगेट्स वो अचीव भी होते हुए दिखाई दिए हैं। अभी क्या करना चाहिए सर? एवरेज करना चाह रहे हैं, 170 के भाव पर इन्होंने लिए हैं, 147 का भाव देखने को मिल रहा है, अभी थोड़े नुकसान में है।
देखिए सर, अगर आपने पिछले पिछले प्रोग्राम को भी देखा होगा तो 132, 35, 40 चल रहा था। वहां पर भी आप लोगों को अभी बीच में मैंने रिकमेंड किया था, पिछले 2 प्रोग्राम पहले की बात है। तो मुझे लगता है अब दोबारा जो एवरेज का रेट बन रहा है वो बन रहा है 140 और 142 के पास। 47 चल रहा है। आज सोने दीजिए थोड़ा और, उसको सोते सोते आराम कर ले, फिर दौड़ना चालू करेगा। तो यहाँ पर अभी 140 के आसपास आता है, तो बिल्कुल एवरेज करिएगा, क्योंकि ये स्टॉक का टारगेट अप साइड में अगर हम देखते हैं तो वही 180 आएगा। तब फिर प्रॉफिट बुक करेंगे, नए सफर पे चलेंगे, आईआरएफसी से छूटेंगे, एयरकॉन पे जाएंगे, नहीं तो रेलवे का ही कोई काउंटर पकड़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल दौड़ बाकी है। जी, चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और जो है अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। संदीप जी का सवाल है, संदीप सिंह जी का। बीईएल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून विपुल सर, मैं आपका शो डेली देखता हूं, बहुत हेल्प मिलती है, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि इनके 2 सवाल हैं, लेकिन अभी हम बीईएल पे बात कर लेते हैं। बीईएल में एंट्री करना चाह रहे हैं, 2 साल से अधिक का नज़रिया है, मुझे कहाँ पर एंट्री करनी चाहिए ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, आपकी बातचीत से ऐसा लगता नहीं कि आप नए दर्शक हैं, तो फिर पुराना रेट भी जरूर मेंशन किया करिए। 200, 190, 205 पे भी अभी बाय दिया था। आज 124-25 के पास आके रुका हुआ है। थोड़ा रुकने दीजिए, ठहरने दीजिए। 118 के पास फिर से फ्रेश एंट्री करेंगे। 255 का टारगेट है और उस टारगेट तक इस स्टॉक को पकड़ कर रखना है। इस स्टॉक को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो फिलहाल जो 223 चल रहा है, अगर आपको नया बाय करने की सोचनी है तो आपके पास ऑप्शन है 218, 220, 217 इन लेवल्स पे आता है, ले लीजिए। अगर 5 रुपए की चिंता नहीं है तो करंट भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 255 तक का टारगेट। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई भूपेंद्र लोनी जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं विपुल सर प्रणाम, आपको भी प्रणाम है भूपेंद्र जी। कह रहे हैं कि आपको और आप कैसे हैं, बहुत बहुत बढ़िया है सर। कह रहे हैं कि आज सर एक्साइड इंडस्ट्री को क्या हुआ है सर, मेरे पोर्टफोलियो में 395 क्वांटिटी है, 284 रुपये के भाव पर, आज इतना क्यों भाग रहा है और इसका 5 साल में क्या हो सकता है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। बिल्कुल सर, मार्गदर्शन जो है रवि जी से करवाते हैं आपका। एक्साइड इंडस्ट्रीज आज 15-16% ऊपर 372 का स्तर आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इनकी जो खरीद का भाव है 284 है, तो अच्छे खासे मुनाफे में हैं। अब 5 साल का इनका नज़रिया है, क्या बने रहना चाहिए या पार्शल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि कई बार सही समय पर नहीं निकलने पर भी हम देखते हैं कि जो है काफ़ी नुकसान हो जाता है। अब बता दें आपको कि यहाँ पर एक्साइड एनर्जी के साथ जो है वो हुंडई और किया की एक पार्टनरशिप जो है वो हुई है और वो हुई है ईवी बैटरी लोकलाइजेशन के लिए। तो ये खबर है यहाँ पर निकल करके आती हुई, जिसकी वजह से शानदार मूव एक्साइड के अंदर देखने को मिल रहा है और ये जुलाई 2007 के बाद की सबसे बड़ी इंट्राडे रैली एक्साइड के अंदर देखने को मिल रही है। ऑटो क्षेत्र में वैसे ही हम देख रहे हैं आज शानदार मूव, और ये एक बैटरी से जुड़ी हुई कंपनी सर, आज इन्होंने हुंडई और किया के साथ समझौता किया है और ये समझौते के चलते इलेक्ट्रॉनिक वाहन के बैटरी के लोकलाइजेशन के लिए इन्होंने ये समझौता किया और शानदार मूव देखने को मिल रहा है। अभी क्या करना चाहिए सर, एक दिन के अंदर पिछले जो है कई सालों का जो है ये उच्चतम स्तर देखने को मिल रहा है। एक दिन में इतनी बड़ी रैली 2007 से पहले 2007 में ही देखने को मिली थी। विपुल जी, सब्र का फल मीठा होता है, ये आपने हमेशा कहावत सुनी होगी। जी जी और बिल्कुल। आपको मैं इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि मुझे आपका इस प्रोग्राम को देखते देखते मैं एक हिस्ट्री देख रहा था। दिसंबर में हम लोगों ने इस स्टॉक पे चर्चा करी थी, तब ये चलता था 280 रुपए के पास और दिसंबर से इसने बड़ा थकाया, बड़ा परेशान किया पोर्टफोलियो में। अभी भी मेरे पास पोर्टफोलियो में मेरे क्लाइंटों के पड़ा हुआ है, हालांकि मेरी पर्सनल पोजीशन इस पर नहीं है। और आज देखिए उस सब्र का फल मीठा मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर इस मीठे को और एंजॉय करना है तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट खींचना चाहिए तो बिल्कुल खींच भी लीजिए, बाहर निकाल लीजिए 50% प्रॉफिट, लेकिन दोबारा एंट्री 350 पे या 340 पे कर लीजिएगा। जाएगा कहां तक? अभी तो जो दौड़ चालू हुई है ये 400 रुपए तक जाएगी, लेकिन उससे पहले एक बार 350 भी आएगा। तो अगर थोड़ा बहुत स्वाद चखना है, घर में मिठाई लेनी है, अच्छा निकला है स्टॉक, लोअर लेवल का बाय है, दिसंबर से अब तक में परीक्षाएं लेता रहा और आज चलना शुरू हुआ, तो उस परीक्षा का फल मिला है, फल में मीठा खा लीजिए और वापस दोबारा चढ़ जाइएगा। लेकिन टारगेट अभी 400 का है। 400 तक के टारगेट यहाँ पर निकल करके आते हुए, और इस बीच करीब करीब 900 लोग जो है वो हमें लाइव जो है यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं।
तो उम्मीद करते हैं कार्यक्रम समाप्त होने तक आप लोग 1000 के आंकड़े को जो है, जो हमारे दर्शक हैं वो पहुंचाते हुए दिखाई देंगे। इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, आलोक कुमार जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी नमस्कार। ओहो, लगता है आलोक जी के साथ संपर्क हमारा टूट गया, कोई बात नहीं। सवाल इन्होंने हमें भेज दिया था, तो इनका सवाल जरा स्क्रीन पर ले आइए ताकि इनके प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाए। और इनका जो प्रश्न आया है वो आया है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ पर। अभी इतनी अच्छी चर्चा की सर आलोक जी, तो अब ये सवाल फिर रहने देते हैं, क्योंकि उत्तर तो आपको मिल ही गया होगा कि जो है अभी बने रह सकते हैं आप। हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट अगर आप बुक करना चाहें तो आप बुक कर सकते हैं, अगर कुछ मिठाई उठाई लानी हो। हालांकि आपके पास 52 शेयर हैं, तो बने रहिए। बहुत लंबा इंतजार के बाद ये शेयर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। विकास पॉल जी का प्रश्न ले लेते हैं, और इनका प्रश्न है कि कह रहे हैं, हेलो सर जी, ये आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं सर। कह रहे हैं, हाय सर, आई एम बिग फैन ऑफ यू। मेरे पास टीटागढ़ रेल के शेयर हैं, 70 शेयर, 930 की प्राइस पे इन्होंने लिया हुआ है। आपकी क्या राय है, अभी क्या करना चाहिए सर? टीटागढ़ रेलवे शेयरों पर भी सवालों की झड़ी लगी रहती है, उस पर भी आप जो है काफ़ी लंबा अपने समय समय पर लोगों को बताया। पिछले कार्यक्रम में भी आपने काफ़ी शेयरों पर जिक्र किया था। अभी क्या सलाह रहेगी सर? सर वैसे मैं आपको बताऊं सर, मैं बहुत आसानी से, आपको भी ये समझ आ गया होगा, टीटागढ़ के ऊपर जो ये सवाल पूछ रहे हैं, लास्ट वीक में भी इनके सवाल थे इसी टाइप के। तो मैंने इसको सोचने के बाद एक स्ट्रेटजी इसकी डिफाइन करी है। अब देखो, 950 से ये स्टॉक 1200 रुपए हो जाएगा, ये आपको लास्ट मैंने टारगेट बताया था। लेकिन अगर आप 1200 रुपए नहीं जाना चाहते हैं तो आपके पास यहां पर दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है? 950 का शेयर है, एक शेयर है इरिकॉन, नोट कर लीजिए, इरिकॉन इस समय चल रहा है 232 रुपया। दूसरा शेयर है RVNL, कितना चल रहा है? 254 रुपए। अब इन दोनों शेयरों को अगर आप चाहो तो टीटागढ़ को बेचकर इन दोनों शेयरों को ले लो, और इसकी क्वांटिटी आपके पास जो आएगी वो 1.5 गुना आएगी। क्यों 1.5 गुना आएगी? क्योंकि एक चल रहा है 264, एक चल रहा है 233, टोटल मिला के 500 होते, लगभग 1.25 गुना हो जाएगी। उन शेयरों का टारगेट थोड़े ज्यादा दिखाई देंगे, आपको रिस्क भी नहीं दिखाई देगा कि ये स्टॉक कितना गिरता है। और अगर आपको सिर्फ इसी में बने रहना है तो टारगेट है 1250, लेकिन स्टॉप लॉस होगा 820 रुपए का। थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस जरूर है, लेकिन इतनी वोलेटिलिटी तो बनती है। तो मेरे हिसाब से दोनों स्ट्रेटजी मैंने बता दिया। अगर आपको डर लगता है कि 800-900 रुपए का शेयर खरीदा है, गिर सकता है, यहां आ सकता है, तो इरिकॉन और RVNL पर शिफ्ट हो जाइए। नहीं तो चलने दीजिए, दौड़ने दीजिए, दोनों चलते रहेंगे, आगे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक। इस बीच जो है अब बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न जो है बाकी रह गए हैं, लेकिन पहले जरा बजिंग स्टॉक्स में देख लेते हैं क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। उसके बाद से दिव्यकांत सोलंकी जी, आपका प्रश्न लिया जाएगा, आपको बिल्कुल सलाहकार के बारे में डिटेल में बातचीत होगी। लेकिन पहले जरा बजिंग स्टॉक्स, खबरों वाले शेयरों पर नजर डालते हैं। बजिंग स्टॉक्स जहां पर होती है खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है जिन शेयरों में एक्शन, क्या होना चाहिए। आपका रिएक्शन बताएंगे रवि जी, खबर बताएंगे हम, और उस शेयर पे आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए ये तय करेंगे आप तमाम विश्लेषणों को सुनने के बाद। तो एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और सबसे पहले रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी जो है स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और वो है कोचिन शिपयार्ड। यहाँ पर कंपनी ने जो है US नेवी के साथ कंपनी ने करार किया है, और ये जो करार किया गया है वो हिंद महासागर के अंदर, भारतीय सागर के जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र के अंदर अमेरिका के जो जहाज होंगे पानी के, उनकी जो रिपेयरिंग होगी वो जो है वो कोचिन शिपयार्ड करेगी। जी हाँ, हालांकि आपको बता दें कि इस करार का हिस्सा भारतीय नेवी नहीं होगी, और ये सिर्फ एक कंपनी और वहाँ की नेवी के बीच में करार होगा। और इस नए करार के चलते आज कोचिन शिपयार्ड में हम देख रहे थे कि सकारात्मक रुख जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा था। और अभी अगर हम देखें तो कोचिन शिपयार्ड में अब करीब 6% की तेज़ी है। जब हमने ये खबर बनाई थी तब करीब 1.5-2% के आसपास ये शेयर ऊपर चल रहा था। काफ़ी खबरें रहती हैं सर इस शेयर के अंदर, बहुत सारे नए नए ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। पिछले एक महीने में भी जो बाज़ार में वोलेटिलिटी देखने को मिल रही थी, वहाँ भी इसने 34-35% के आसपास का अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में 125% का रिटर्न, और पिछले एक साल के अंदर, महज एक साल के अंदर 370 गुने का % का रिटर्न जो है इसने दिया है। काफ़ी अच्छी तेजी आ चुकी है। अभी क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे याद आता है विपुल जी, अभी
लास्ट वीक में ही इसमें जबरदस्त तेजी बनी थी, फिर वापस तेजी बनती हुई नजर आई। काफी लंबा डिस्कशन इस पे हुआ था डिफेंस काउंटर पे, उसी डिफेंस काउंटर पे हमने इसका डिस्कशन किया था। अब आते हैं टारगेट पे। 1250 का लक्ष्य हम लोग यहाँ पर अभी देख रहे हैं, लेकिन मेरा एक यहाँ पर होगा कि 50% मुनाफा चाहे तो बुक कर लीजिए, दोबारा थोड़ा करेक्शन होगा तो खरीदारी कर लेंगे। और अपसाइड टारगेट अभी 1250 का दिखाई देता है। तो आपकी जो दमदार न्यूज आपने राइट टाइम पे पुट करी, थोड़ा सा यहां पर उसका भी इम्पैक्ट है। तो 1250 तक तो अभी यहां पर जाता हुआ नजर। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी लेकर के आते हैं। और ये कंपनी क्या, ये पूरा सेक्टर जो है पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी शानदार चल रहा है, और वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल। जब से पता लगा कि इस बार गर्मी काफ़ी ज़बरदस्त पड़ने वाली है, उसके बाद से जो है हम देख रहे हैं अच्छा मोमेंटम बनता हुआ इस पूरे सेक्टर में दिख रहा है। वोल्टास पे आज खबर क्या है? वोल्टास पे खबर ये है कि FY24 में कंपनी ने रिकॉर्ड अब तक के सबसे ज़्यादा 20 लाख से ज़्यादा AC बेचे हैं, और FY24 में AC बिक्री की ग्रोथ में 35% का इजाफा देखने को मिला है। और आने वाले दिनों में कंपनी को उम्मीद है कि जो है और ज़्यादा बिक्री बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इस साल गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। भारत का जो AC बाजार है वो FY25 में 1.15 करोड़ यूनिट रहने का अनुमान है, जो कि पिछले साल करीब 1 करोड़ के आसपास का था। यानी इस साल 15 लाख AC और ज़्यादा बिकने की संभावनाएं हैं। और चूंकि कंपनी जो है इस क्षेत्र में सबसे बड़ी हिस्सेदार है, तो उसका ये मानना जा रहा है ऐसा तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से कि यहाँ पर जो है और ज़्यादा जो है तेज़ी देखने को मिल सकती है। और करीब 9% से ज़्यादा की तेज़ी जब हमने खबर बनाई थी तब देखने को मिल रही थी। और अभी की अगर हम बात करें तो करीब 7.5% ऊपर वोल्टास का शेयर इस समय दिखाई दे रहा है कामकाज करते हुए। सर, इस पूरे क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वोल्टास में अच्छी तेज़ी है, बाकी शेयरों में भी अच्छी तेज़ी है। पिछले 5 दिन में करीब 11-12% ये शेयर चल चुका है, एक महीने में करीब 24% चल चुका है। आप कैसे देख रहे हैं सर वोल्टास को? देखिए, अभी तो दौड़ लगा ही रहा है, भाग ही रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। 1450 तक ये दौड़ दिखती हुई नजर आएगी। जब वहां पर आएगा तब उसके बाद थोड़ा सा रुकावट देखने को मिल सकती है। तो बहुत अच्छा स्टॉक है, पहले से अगर है तो अभी पोर्टफोलियो पे होल्ड करें। जिन्होंने अभी रिसेंट डेज पे खरीदा हो उनको यहाँ पर जरूर पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन फिलहाल अपसाइड टारगेट 1450 का। फ्रेश बाइंग के लिए कोई जगह है क्या सर अभी? बिल्कुल नहीं सर, फ्रेश बाय तो अब आपको कम से कम इसका कंसोलिडेशन का वेट करना पड़ेगा। 1250 के लिए उन लेवल्स पर आता है तभी आप फ्रेश बाय कर सकते हैं। तब तक आपको अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी है, फ्रेश एंट्री करने से बचिए। ठीक सर, ये जो बाकी कंपनियां हैं, क्या वहाँ कोई अपॉर्चुनिटी है? जैसे सिंफनी है, हम देख रहे हैं आज 4.25% ऊपर है। वर्लपूल इंडिया है 3.5% ऊपर है। तो ये तमाम जो इस कारोबार से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उन सब में मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं कोई जगह बची हुई है या सब में रैली आ चुकी है आपको लग रहा है? देखिए, अर्निंग से पहले ये सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समय देना चाहिए। इमीडिएट एंट्री करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है। तो फंडामेंटल स्ट्रांग स्टॉक्स पे ही एंट्री करिए। जो मजबूत फंडामेंटल्स है वहीं एंट्री कीजिए, ये सलाह निकल करके आती हुई अगली कंपनी को लेकर के आते हैं, और जहां पर खबर है और वो है इन्फो एज। इन्फो एज जिसे कि हम बहुत लोग Naukri.com के नाम से भी बहुत लोग जानते हैं। इन्फो एज में अलग अलग क्षेत्र के जो कारोबार हैं उसमें जो है कंपनी की जो ओवरऑल स्टैंड अलोन बिलिंग है चौथी तिमाही में वो 3.5% बढ़ करके 826.9 करोड़ रुपए पहुंच गई है। इसके अलावा कंपनी के अगर बाकी हिस्सों की बात करें तो जो पूरा कंपनी का जो रियल एस्टेट का कारोबार है, जो 99acre.com है, वहाँ से उसकी बिलिंग जो है करीब 26.42% बढ़ी है। ये 131 करोड़ के आसपास रही है। जो हिस्सा रिक्रूटमेंट वाला है, जो कि जिसे कि हम Naukri.com के नाम से जानते हैं, उसकी बिलिंग में 7.25% का इजाफा देखने को मिला, और ये 625.4 करोड़ रुपए रहा है। तो ये इन्फोज पे खबर निकल करके आई है, और जो आंकड़े हैं वो जो है उम्मीद से बेहतर रहे हैं, और इसी के चलते हम देख रहे हैं 7.25% से ज़्यादा की तेज़ी शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी। और अभी भी इन्फोएज के अंदर जो स्थिति है वहाँ पे जो है अब 9.25% ऊपर इन्फोएज का शेयर 6,204 का इस तरफ देखने को मिल रहा है। शानदार मूव इन्फोएज के अंदर इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, क्या सलाह रहेगी? ये भी शेयर पिछले एक महीने में करीब 20% की रैली यहाँ पर आ चुकी है। अभी कोई अपॉर्चुनिटी है या फिर अभी जो है आपको लगता है गाड़ी मिस हो गई है, रैली आ चुकी है?
देखिए रैली तो आ ही चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिनके पास पोजीशंस है उनको अभी होल्ड करना चाहिए 6500 के टारगेट के लिए। और अगर आप फ्रेश एंट्री के लिए देख रहे हैं तो सिर्फ 30 से 40% फंड ही करंट लेवल पर इंक्रीज कर सकते हैं। और जिनके पास जिनको नई पोजीशंस बनानी है उनके लिए और स्टॉप लॉस थोड़ा यहाँ पर बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि आप इस समय 6200 की देख रहे हैं तो स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो बन रहा है आकर के 6000 के नीचे का क्लोजिंग, और अपसाइड टारगेट 6500 रुपए। तो थोड़ी बहुत एंट्री बन सकती है, लेकिन अग्रेसिव ट्रेड नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि आप इमीडिएट सारा पैसा लगा दीजिए, थोड़ा बहुत खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन 6500 के आसपास आता है। रिव्यू जरूर करिएगा मनी 9 पे। ठीक, चलिए इस बीच आप लेकर के आते हैं अगली कंपनी। आइए देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें हैं और वहाँ पर क्या किस तरीके का एक्शन देखने को मिल रहा है। और वो कंपनी जिस पर भी बातचीत कर रहे थे रवि जी, अदानी समूह को लेकर के, जी हाँ, काफ़ी सारी खबरें यहाँ पर निकल करके आई हैं। अदानी ग्रीन पे खबर निकल करके आई है और यहाँ पर गुजरात के खावड़ा में कंपनी अपने प्लांट में 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। और ये जो निवेश करने जा रही है, आपको बता दें, उस कंपनी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी जो है, जो वैकल्पिक ऊर्जा है, उस क्षेत्र में निवेश करने जा रही है। और इस निवेश के बाद कंपनी की जो उत्पादन क्षमता होगी वो करीब 30 गीगावाट हो जाएगी। गुजरात के खावड़ा में 538 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये प्लांट जो है कंपनी की तरफ से लगाया जाएगा। और इतना ही नहीं, 2030 तक जो है और अतिरिक्त इसके अलावा करीब 50,000 करोड़ रुपए जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में निवेश करने की कंपनी की योजना है। और आज इसी खबर के चलते अदानी ग्रीन के अंदर शुरुआती कारोबारी सत्र में सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा था। और अभी भी अगर हम देखें तो करीब 2% के आसपास की मजबूती है अदानी ग्रीन एनर्जी। सर, हालांकि आपने काफ़ी डिटेल में बातचीत की थी, लेकिन ये सेगमेंट चूँकि हम अलग से अपलोड करते हैं, तो अदानी ग्रीन पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। देखिए अभी अदानी ग्रीन मोमेंटम में है, 2% अप है, लेकिन ये कहूंगा कि फ्रेश बाय करना है तो आप अपना टारगेट एक बार को देखें। यहां पर अभी ये स्टॉक लॉन्ग टर्म पे अगर देखते हैं तो 2200 के आसपास तक के लेवल यहां पर दिखाई देंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म पे अगर फ्रेश अच्छी एंट्री जरूरी है तो वो आपको 1880 1870 के पास मिलेगी। और उन लेवल्स पे आप फ्रेश बाय करके चलिए। 1820 के स्टॉप लॉस से टारगेट वही होगा 2200 रुपए का। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये स्टॉक थोड़ा करेक्शन अगर आता है तो बाय के लिए काफी अच्छा है। एग्जिस्टिंग पोजीशन जिनकी है उनको यहां पर बने रहना चाहिए। ठीक, चलिए अदानी समूह की अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं। और ये कंपनी जो निकल करके आई है वो है अदानी विल्मर। अदानी विल्मर में भी चौथी तिमाही के अपडेट्स कुछ आए हैं, आइए देख लेते हैं। अपडेट्स ये है कि चौथी तिमाही में कंपनी ने जो ग्रोथ दिखाई है वो डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज की हुई है। और अलग अलग क्षेत्रों में जो है आपको बता दें कि ये डबल डिजिट ग्रोथ आती हुई दिखाई दी है। कंपनी की जो ब्रांडेड उत्पादों से आए हैं उसमें करीब 18% का इजाफा देखने को मिला है। वहीं अगर कंपनी के जो दूसरे ब्रांड्स हैं, फूड और FMCG कारोबार की जो आय है वो करीब 10% के आसपास बढ़ी है। एडिबल ऑयल के जो आंकड़े नंबर आए हैं उसमें उसके वॉल्यूम में हमने देखा कि 13% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। तो ये जो नंबर्स रहे हैं उसके चलते जो है आज हम देख रहे थे करीब 1% से ज़्यादा की बढ़त अदानी विल्मर के शेयर में शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है करीब अभी भी 1% ही ऊपर है, 356 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, अदानी विल्मर, सर नंबर्स आए हैं, नंबर डबल डिजिट के रहे हैं, आपकी राय क्या रहेगी? देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मैं आपको बताता हूं। 2-3 लेवल्स हैं। पहला, एक तो 380 के आसपास और 400 के आसपास आता है तो पूरी तरह से अपनी पोजीशन एक बार खाली कर लीजिए, एग्जिट हो जाइए, क्योंकि ये स्टॉक उन लेवल्स को तोड़ नहीं पा रहा और उन लेवल्स पर आते ही एक सेल ऑफ आ जाता है। दूसरी तरफ जिन लोगों ने लोअर बाय किया हुआ है, अगर इस स्टॉक में बहुत लंबा समय अगर देना है तो मुझे ऐसा लगता है लेवल्स थोड़े इंपॉर्टेंट है, उनका ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि अभी के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 380 और 400 के आसपास के लेवल बनते हुए नजर आएंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखता हूं तो यहां पर 320 का बनता है, तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। तो मुझे लगता है अभी समय दीजिए, लेकिन कोशिश करिए जो लेवल्स पता है उन पर आता है तो एग्जिट कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं फोर्स मोटर का शेयर। फोर्स मोटर्स पे भी आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही थी। यहाँ पर जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। अब जो खाली नंबर्स का ही खेल देखने को मिल रहा है और वो उसी तरह के शेयर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें मार्च महीने में कमर्शियल वाहन और ट्रैक्टर दोनों के उत्पादन में जो है वो अच्छी बढ़त कंपनी ने की है। मार्च में कंपनी को 3152 यूनिट का कंपनी ने उत्पादन किया है। और वहीं जो बिक्री रही है घरेलू बाज़ार में करीब 3248 वाहन कंपनी ने बेचे हैं और निर्यात जो किया है वो 420 वाहनों का निर्यात किया है। उम्मीद से बेहतर ये नंबर्स देखने को मिले हैं। और
जो कि एनालिस्ट की जो उम्मीदें थी उससे बेहतर नंबर रहे। इसी वजह से हम देख रहे हैं फोर्स मोटर में आज शुरुआती सत्र में जो है करीब 6% के आसपास की तेज़ी थी, अभी 5% के आसपास की मजबूती अभी भी बनी हुई है। 8615 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या सजेशन रहेगा सर? फोर्स मोटर आज अच्छे फोर्स में जो है आता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि आज तो पूरा ऑटो पैक ही चला हुआ है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। इस समय तो जो रैली दिखाई दे रही है पूरे ऑटो सेक्टर में वो रैली है, और जो अभी आगे अर्निंग्स के इम्पैक्ट है वो भी यहाँ पर रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल अभी कंटिन्यू रखिए, और इस स्टॉक में अगर देखते हैं तो 8 से 10% की रैली यहाँ से और देखने को मिल सकती है। इसके साथ में टाटा मोटर भी फोकस करके रखिए, लेकिन यहाँ पर फोर्स मोटर की चर्चा हो रही है तो मुझे लगता है कि पहले इसको अभी कंटिन्यू रखिए। 10% का अपसाइड मूव यहाँ से देखने को मिलेगा। जी, चूंकि आपने ऑटो का जिक्र कर ही दिया है सर और इतनी अच्छी रैली है, ऐसी कौन सी ऑटो कंपनी है जिसकी रफ्तार जो इस समय आज देखने को मिल रही है, आपको लगता है जहां पर मुनाफे की सवारी हो सकती है? देखिए, मुनाफे की सवारी अगर करनी है तो फिर तो मनी नाइन को सही टाइम पे फॉलो करना पड़ेगा ना। अगर आप बीच में सवाल अगर सुनेंगे तो फिर आपको वो मजा नहीं देगा। पहला, अशोक लेलैंड याद होगा विपुल जी, अभी हम जब चर्चा कर रहे थे 171-72 चल रहा था, आज रेट देखिए 177 रुपए, 7 रुपए बढ़ चुका है जिस दिन से हम चर्चा कर रहे थे। 200 जल्दी लेवल देख लेंगे। दूसरे स्टॉक की बात करें, ये स्टॉक बाय करना है, इसलिए मैं आप लोगों को रिमाइंड कर रहा हूं कि सही टाइम पे याद करें। अपसाइड टारगेट 200 का है, स्टॉप लॉस 165 का। टाटा मोटर 950 पे दिया था, 1011 चल रहा है, बट 1250 का लक्ष्य है, तो बाय करिए। कमाई का मौका अभी दे सकता है। बीटीएससी ट्रेड में भी चलेगा। और एक एमएनएम, आप तो लीडर पे ही लड़ना पड़ रहा है। एमएनएम 2070 के पास चल रहा है, 2200 रुपए तक का दमखम रखता है 2000 के स्टॉप लॉस से। बीटीएससी ट्रेड करना है कल के लिए, बाय करके चलिए। मारुति 12800 चल रहा है, बहुत लोगों की पॉकेट से बाहर हुआ, लेकिन 15000 के आंकड़े को जल्द छुएगा। इमीडिएट टारगेट 13500 के लिए। यहां पर बीटीएससी ट्रेड के लिए अगर लेते हैं तो भी आप इसको ले सकते हैं। थोड़ा महंगा जरूर आपको नजर आ रहा है। अब आ जाते हैं ऑटो से ही ऑटो कंपोनेंट की तरफ। एक साइड तो आपने देख ही लिया है, लेकिन यहां पर अगर मैं फोकस कर रहा हूं तो मुझे जो पार्ट्स वाली कंपनीज हैं उनमें अगर आप जाते हैं तो एनआरबी बियरिंग 312 रुपए चल रहा है, पकड़ कर रखिए। आप साइड टारगेट होगा 345 रुपए का। तो फिर ऑटो चल रहा है तो ऑटो के साथ हमने ऑटो एक्सिलरीज भी कवर कर ली। जी, चलिए, तो ये जो है ऑटो एंजलरी सब कुछ चीज़ों को एक साथ ही समेट लिया गया है यहाँ पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पेन कॉपी लेकर के तमाम जो नंबर्स दिए गए हैं स्टॉप लॉस टारगेट के, उनका अवश्य ध्यान रख रहे होंगे। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। वो है रियल्टी सेक्टर, जो कि आज चल रहा है। सिग्नेचर ग्लोबल पे आपको बता दें कि क्या शानदार ग्रोथ यहाँ पर चौथी तिमाही में भी रही है और ओवरऑल FY24 दोनों ही नंबर बहुत ही इंकरेजिंग रहे हैं। आपको बता दें कि चौथी तिमाही में जो अपनी कंपनी के प्री सेल्स नंबर रहे हैं उसमें हमने अच्छी खासी बढ़त देखी है, और वो रिकॉर्ड 4140 करोड़ रुपए रही है चौथी तिमाही में। और ये अगर हम देखें पिछले साल से तुलना करें, उसमें करीब 240% का इजाफा देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से नंबर्स यहाँ पर निकल करके आते हुए हैं। इसके अलावा FY24 की बिक्री 112% बढ़ करके 7270 करोड़ रुपए रही है। तो 4000 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ एक क्वार्टर में आता हुआ दिखाई दिया है, बाकी 3 क्वार्टर में करीब 3000 करोड़ के आसपास आए हैं। यहाँ पर जो कंपनी का रिकॉर्ड प्रदर्शन रहा है उसके चलते हम देख रहे थे सिग्नेचर ग्लोबल में करीब 3% से ज़्यादा की मजबूती आती हुई दिखाई दे रही थी। सर, रियल्टी सेक्टर में भी आज काफ़ी शानदार मूव है, आप कैसे देख रहे हैं सिग्नेचर ग्लोबल के शेयर को? क्या करना चाहिए अभी? देखिए, फिलहाल तो अगर देखा जाए तो ये स्टॉक 1280 से बढ़कर 1300, 1350, 60 के आसपास आ चुका है। 1400 पे आके थक जाएगा तो मौका है, आपके पास है तो मुनाफा वसूली कर लीजिए। और एक बात यहाँ पर, अभी फिलहाल रियलिटी काउंटर के ओवरऑल सेक्टर से थोड़ी दूरी अब बनाकर रखिए, क्योंकि ये एक ऐसे समय चल रहे हैं कि जिनमें कि थोड़ा सा लंबे समय के लिए एक नेगेटिव ट्रेंड आने की संकेत बनते जा रहे हैं, और उसमें दिग्गज रहेंगे। तो इसलिए मुनाफा अगर आ रहा है तो मुनाफा बुक करते हुए चलिए, ज्यादा अच्छा होगा। बहुत लंबी तेजी के लिए यहां पर रियलिटी काउंटर पे बिड मत करिए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिलहाल के लिए बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए, इस बीच ये जो है दिव्यकांत सोलंकी जी का प्रश्न था, कह रहे हैं विपुल सर, मैं गुजरात के एक छोटे से गांव अमोदरा से हूं, मेरे पास सालासर के 23 रुपए के शेयर पड़े हुए हैं, 1000 शेयर। एक साल के हिसाब से
टारगेट बता दीजिए सर जी, प्लीज़ सर जवाब दीजिएगा। जय माता दी। बिल्कुल जय माता दी सर, क्यों नहीं, अवश्य आपको जवाब देंगे। और सर इनका सवाल सालासर टेक्नोलॉजी को लेकर के है। इन्होंने 23 रुपये पे खरीदे हुए हैं, 1000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, आपकी राय जानना चाहते हैं। बिल्कुल जय माता दी कर लीजिए। इस स्टॉक से आप रखेंगे, कोई बहुत बड़ा मुनाफा नहीं होने वाला आपके लिए। बड़ा यहाँ पर छोटा ही ट्रेड दे देता हूं, जो कि आपने 22 पे ले रखा है, लेकिन मेरे पास सर 22 रुपए का इस समय कोई ऐसा स्टॉक, एक सेकंड दीजिए, ढूंढने की कोशिश करता हूं। वैसे तो मुझे याद तो बहुत से स्टॉक है, साउथ इंडियन बैंक ही एक आपके सामने है जो कि 24 रुपए के पास है, लेकिन और क्या आपको दिलाया जा सकता है, क्योंकि इससे तो आपको जय माता दी कहना है। जब तक बात कर रहे हैं सौदा काटने पे डालिए, क्योंकि ये स्टॉक बहुत लंबा कुछ चलने वाला है नहीं, बहुत ज्यादा इसमें कुछ ऐसा अग्रेसिव मोमेंटम भी नहीं दिखाई दे रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप यहां पर इस स्टॉक से एक बार कर लीजिए दूरी। अब आ जाते हैं आपको कि 12-15 रुपए का या 18 रुपए का कोई स्टॉक दिखाई दे सकता है क्या। अगर आपको इससे ज्यादा अच्छे फंडामेंटल में जाते हैं तो एक HCL इन्फोसिस करके है, लेकिन प्लीज आप लोग यहाँ ध्यान रखिए, ये आप लोगों के लिए नहीं है जो नए लोग हैं। अगर इनको चलना है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। HCL इन्फोसिस 19 रुपए 70 पैसे के पास चल रहा है, ये 23 रुपए 24 रुपए तक जा सकता है। तो आप इसको यहाँ पर एक फोकस बनाकर चल सकते हैं। बाकी और मुझे 15-16 रुपए में कोई स्टॉक नहीं मिल रहा। कुछ मिल रहे हैं लेकिन उनमें लिक्विडिटी नहीं है, जैसे कावेरी टेल है, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर कुछ मैं आपको कहूँ कि आप उस लेवल का स्टॉक लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है आप बेटर है कि आप साउथ इंडियन बैंक ले लीजिए, ज्यादा अच्छा स्टॉक है, ज्यादा अच्छा दमखम दिखाई देता है, और वो आपको ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स दे सकता है। जी चलिए, मनीषा पाटिल जी का प्रश्न आया है, कह रहे हैं डियर विपुल सर, रवि सर, प्लीज़ हेल्प मी विथ पराग मिल्क। पराग मिल्क के 266 रुपए के भाव पर इन्होंने 500 शेयर लिए हुए हैं। कह रहे हैं क्या मुझे और ख़रीदने चाहिए या फिर अपना नुकसान बुक करना चाहिए। नज़रिया इनका 4 से 5 साल का नज़रिया इन्होंने रखा हुआ है। पराग मिल्क फूड अभी 220 के आसपास चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में मुझे लगता है या तो कोई टेलीग्राम चैनल में बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन वगैरह गई हो, इस पे सवाल आने बहुत तेज़ी के साथ बढ़े हैं। 266 पे सर इन्होंने लिया हुआ है, 220 के आसपास का भाव अभी देखने को मिल रहा है। क्या सलाह रहेगी पराग मिल्क को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए। 30-40 रुपए के नुकसान पर शेयर पे हैं ये, और ख़रीदना चाह रही हैं। देखिए मैडम, आपके माध्यम से फिर से मैं मनी 9 के सारे दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं, चैन चाहते हैं, तो सोशल मीडिया चैनल से दूरी बना लीजिए। मतलब कि जितने टेलीग्राम चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं, इन सबको छोड़ दीजिए। बड़ी चैन की जिंदगी काटेंगे आराम से। अच्छे अच्छे स्टॉक्स आप यहाँ पर लेते हैं। मैं देखिए कचड़ा स्टॉक होता है, सीधे मुंह पे बोल देता हूँ, बहुत से लोगों को बुरा लग जाता है और बहुत से लोग इसको अप्रिशिएट भी करते होंगे, लेकिन मुझे लगता है जिनके पोर्टफोलियो में होता है वो अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं करते हैं। सच्चाई सामने रखिए। आज के आज टेलीग्राम सारे चैनल छोड़ दीजिए, आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। पराग मिल्क अच्छा है, 200-190 के पास तो अच्छा है, 266 पे लिया है। आपसे कहूंगा यहां पर थोड़ा एवरेज कर लीजिए, यानी करंट लेवल पर बाय कर लीजिए। 260 का लक्ष्य आएगा तो आप प्रॉफिट पे निकल जाएंगी और आसानी से आप एग्जिट हो सकती हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अगर अब मैं इसी को सिर्फ अभी होल्ड करना चाहती हूँ, 4-5 साल की जरूरत नहीं है, यह जो भी होना ये 8 महीने और 11 महीने के अंदर हो जाएगा। अगर आपका लेवल आना है 5 साल रखेंगे तो वैसे भी 16% की ग्रोथ के हिसाब से देखें तो ये स्टॉक 450-500 से ऊपर का दिखाई देगा 5 साल बाद, ये तो मुझे मालूम है। लेकिन अभी जो हो रहा है उसके बारे में देखते हैं, कौन सा और स्टॉक है जो 5 साल में मल्टी बैगर ना बन जाए। तो मुझे लगता है आप ये स्ट्रैटेजी अपनाएं, और सभी लोग टेलीग्राम चैनल अभी कट आउट कर दो, अलर्ट आना बंद हो जाएगा, दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, चैन से रहेंगे आप। चलिए, ये राय निकल करके आती हुई आप सभी लोगों के लिए कि किसी भी सलाह पर भरोसा मत कीजिए। कम से कम ये देखिए कि सलाह देने वाला कौन है, उसका अनुभव क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिए, उसके बाद से अपने मेहनत की कमाई के पैसे को आप लगाइए। चलिए, इस बीच परवीन कुमार जी कह रहे हैं बहुत ही सुंदर जोड़ी आप दोनों की है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के इस प्यार का। अब आगे बढ़ते हैं और अब रुक कर लेते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, वाह क्या IPO है। वाह क्या IPO है। वाह क्या IPO है, खास पेशकश हमारी। IPO बाजार में हालांकि बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जितने भी एक्शन है हम पकड़ के को रखना चाहते हैं। और अब तो इस सेगमेंट की खूबी और बढ़ गई है
क्योंकि सिर्फ आईपीओ बाजार की ही नहीं, अब हम जितने एनएफओस खुलेंगे उनके बारे में भी परत दर परत खंगालने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कहाँ पर जो है निवेश की संभावनाएं जो है बेहतर दिखाई दे रही हैं। चलिए, हर रोज़ की तरह शौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम आंकड़ों के साथ। शौर्य, शुक्रवार को हमने देखा भारतीय हेक्साकॉम के आईपीओ को आखिरी दिन काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, कैसा रिस्पांस मिला, क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं, पहले तो वो बताइए जी। भारतीय हेक्साकॉम की अगर बात करें तो बंद होते होते अच्छा रिस्पांस नजर आया है, जिसमें भारतीय हेक्साकॉम की बात करें लगभग 30 गुना के आसपास भर गया है। एग्जैक्टली कहें तो 29.88 टाइम्स भरा है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन काफी ज्यादा भरता हुआ नजर आया है, बल्कि रिटेल का सब्सक्रिप्शन सबसे कम भरा है। तो हो सकता है जिन्होंने रिटेल में पैसा लगाया है उन्हें मिलने के ज्यादा चांसेस आते हुए नजर है। और ग्रे मार्केट में भी अगर बात करो तो धीरे धीरे ग्रे मार्केट में प्रीमियम इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। अभी लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से ग्रे मार्केट में 570 रुपीज के ऊपर 87 रुपीज का प्राइस मिल रहा है। तो लगभग 14-15% के आसपास ग्रे मार्केट में भी प्रीमियम कमांड हो रहा है जी। चलिए, तो इस बीच 87 रुपये प्रति शेयर का जो है यहाँ पर ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम है। यहाँ पर वो तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं जिन्होंने कि यहाँ पर सब्सक्राइब की सलाह दी थी, उसमें एयूएम कैपिटल शामिल है, उसमें कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ शामिल है सब्सक्राइब की सलाह के साथ, SMIFS कह रहे हैं सब्सक्राइब करें, स्टॉक बॉक्स की भी सब्सक्राइब करने की सलाह है। और अब रवि जी के पास चलते हैं। रवि सर, अब तो जिनको मिलना होगा पता लग जाएगा बाद में, लेकिन बहुत लोगों ने जिन्होंने आईपीओ में पैसे लगा दिए हैं और आखिरी दिन लगाते हैं लोग, बड़ी संख्या में लोग, और वो हम नंबर्स पे भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? क्या लिस्टिंग के दिन निकल जाएं अगर 12-15% का प्रीमियम यहाँ पर मिलता है, या आपको लगता है इसे होल्ड करके चलना चाहिए? जिन लोगों को नहीं मिला या जिन लोगों ने, क्योंकि बड़ी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी भारतीय हेक्सा को लेकर के, जो लोगों ने सोचा कि नहीं अभी नहीं लगाते हैं, क्या बाद में जब उनको लगे कि अफसोस हो रहा है तो क्या सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होते ही लगा दें? आपकी क्या राय है ओवरऑल? देखिए विपुल जी, मेरी राय एकदम क्लियर है। जो नहीं लगाए वो लकी हैं, जिन्होंने लगाया वो थोड़े से, जैसे ही लिस्ट होता है एक बार को आपकी किस्मत है अगर आपको ऊपर मिल जाए, क्योंकि ये स्टॉक की वैल्यू बनती है जाकर के 450 और 400 रुपए के आसपास की। मुझे इतना बड़ा दमखम दिखाई नहीं देता जितना बड़ा यहाँ पर बात की जा रही है। तो फिलहाल मेरा क्लियर कट यहाँ पर नेगेटिव हुआ है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको लेना है, शॉर्ट टर्म के लिए लेना है, तो इस स्टॉक से दूरी बनाकर रखिए। वैसे भी इस इंडस्ट्री ने अभी तक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में कभी भी प्रॉफिट नहीं दिया। ये जीएमपी आप जो 87 रुपीज का देख रहे हैं, इसका कोई खास वैल्यू यहाँ पर अभी फिलहाल तो नहीं दिखाई देता। और मैं एकदम क्लियर हूं इस बार, और मुझे याद है कि जब ये ओपन होने वाला था तब भी आपने चर्चा करी थी, मैंने कहा था कि थोड़ी दूरी बना लीजिए, एक आध दो को छोड़ भी देंगे तो कुछ होगा नहीं, और इसको जरूर छोड़ दीजिएगा। अगर मनी 9 को फॉलो किया होगा तो आपने अमल किया होगा, नहीं किया होगा तो अगली बार फिर इस क्या लॉस बुक करना है, कौन से स्टॉक पे जाना है, उसकी चर्चा कर लेंगे। जी, चलिए, तो फिर ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, और इस बीच एसएमई क्षेत्र के अंदर भी काफ़ी कुछ घटनाक्रम जो है वो तेज देखने को मिल रहा है। एसएमई क्षेत्र से क्या कुछ अपडेट है सॉरी? जी, एसएमई क्षेत्र में 2 आईपीओ खुले हुए हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। पहला है तीर्थ गोपीकॉम, यह आज खुला है 8 अप्रैल को। फिक्स प्राइस है 111 रुपए का, और आईपीओ से 44.4 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। पूरा ही फ्रेश इशू है, और आज पहले दिन 12:30 बजे तक 61% सब्सक्राइब हो गया था। ग्रे मार्केट में कंपनी को 111 रुपीज के प्राइस पर 10 रुपीज का जीएमपी मिल रहा है। दूसरी कंपनी है जीसीजी केबल्स एंड वायर्स, इसका भी आज खुला है, 10 तारीख तक खुला रहेगा। फिक्स प्राइस है 100 रुपए का, कंपनी लगभग 50 करोड़ जुटा रही है, 49.99 करोड़ रुपए एग्जैक्ट, और आज 12:30 बजे तक 60% के आसपास भर गया था, और कंपनी को 100 रुपए के ऊपर 18 रुपए का ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है। चलिए, तो ये राय एसएमई क्षेत्र के लिए निकल करके आती हुई। एसएमई क्षेत्र में सर, इन दोनों में से किसी पर आपकी नजर गई क्या? कुछ अच्छा लग रहा है यहाँ पर? देखिए मुझे तो वैसे मैं अब अगर आपको यहाँ पर देखो तो मुझे दोनों ही थोड़े ठीक ठाक लग रहे हैं। पहले बात कर रहे, फिर से जुबान टेढ़ी हो जाती है बिल्कुल जी, कुछ तो करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी। मैं ऐसे बोल देता हूँ कि जो शौर्य ने पहले बोला तीर्थ गोपी कौन, राइट? तो देखिए तीर्थ गोपी कौन बिल्कुल लगाइए, मौका है, कम से कम हेक्सागोन से तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पर एक अच्छा मौका मिल सकता है। और कंपनी मध्य प्रदेश में अच्छा काम करती है, नंबर्स अच्छे हैं, तो आपको लिस्टिंग गेन तो मिलेगा ही मिलेगा। 9.25 का इंतजार करिएगा, वहां पर एक बार को उठाया जा सकता है। और प्रॉफिटेबिलिटी भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो बड़ी तेजी से बढ़ी थी, और इसका फायदा यहाँ पर मिलेगा। दूसरा आपका है डीसीजी केबल। देखिए इस समय अगर मैं इसको देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि नंबर्स में काफी जो है वो उथल पुथल देखने को मिल रही है।
तो अगर आप अवॉइड करना चाहें तो इसको आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। हालांकि एसएमई आईपीओ यहाँ पर अच्छे आ रहे हैं, लेकिन इस आईपीओ को एक बार को थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, शायद कुछ नंबर्स और यहाँ पर चेंज होके आए, लेकिन फिलहाल अभी शुरुआती फेज में जो देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर लगता है कि अभी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन दूसरे वाले को, वो शौर ने जो पहले नाम लिया था, उसको आप ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है एसएमई क्षेत्र की जो कंपनी है उसमें जो है आप निवेश कर सकते हैं, और नाम लेने में उतनी तकलीफ हमको भी होती है, तो सॉरी अपना प्रैक्टिस करते रहते हैं तो बोलते रहते हैं। चलिए सॉरी, तो ये तो हो गई आईपीओ जी। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप? जी आगे चलते हैं। हाँ, आगे बिल्कुल चलते हैं। और जो आपकी तैयारी आप करके आए हैं उसका पूरा जो है सदुपयोग जो है निश्चित रूप से किया जाएगा। तो हमने बात कर ली आईपीओ को लेकर के, एसएमई क्षेत्र के आईपीओ को लेकर के। अब जरा बात कर लेते हैं न्यू फंड्स ऑफर्स को लेकर के। और ये जो है तरीका जो है वो काफ़ी सुरक्षित होता है, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो कि आपके पैसे को जो है सही सुरक्षित तरीके से लगाने की कोशिश करता है। बताइए कौन से एनएफओस खुले हुए हैं? जी एनएफओ खुले हुए हैं काफी सारे। आज 3 एनएफओस को डिस्कस कर लेते हैं, इसमें 2 एनएफओ बिल्कुल सिमिलर है। दोनों एनएफओ टाटा से आए हैं। एक है, दोनों मिड उस पे हैं, इस थीम एक फेम पे। पहला है टाटा निफ्टी 500 मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर 50-30-20 इंडेक्स फंड। दूसरा है टाटा निफ्टी मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 50-30-20 इंडेक्स फंड। ये दोनों इंडेक्स फंड है, जो निफ्टी के नए इंडेक्स फंड आए हैं, थीमेटिक इंडेक्स फंड, उसके बेसिस पे दोनों ऑफर्स आए हुए हैं। और उस थीमेटिक फंड में बात यह है इंडेक्स की कि 50% वेटेज रहेगा लार्ज कैप का, 30% वेटेज रहेगा मिड कैप का, और 20% वेटेज रहेगा स्मॉल कैप का, और मार्केट कैप के हिसाब से रहने वाला है। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें एक थीम पे इन्वेस्ट होने वाला है। जैसे मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर थीम के बेस पे कंपनियां सेलेक्ट करी गई 75, और जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है उसमें मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कंपनियां सेलेक्ट करी गई है 75 इन क्षेत्रों के बेस पे। और ईटीएफ की कैटेगरी में एनएफओ के फंड आ रहे हैं। 8 अप्रैल को खुला है, 22 अप्रैल तक खुला रहेगा, और 22 अप्रैल को अलॉटमेंट होने वाला है। और दोनों में ही न्यूनतम निवेश है 5,000 रुपए का, और एग्जिट लोड है 0.0025% का। चलिए, तो ये जो है इस आधार पर निर्णय होगा कि मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जो इस क्षेत्र की कंपनियां हैं उसमें 50 लार्ज कैप की, 30 जो है मिड कैप की, और 20 स्मॉल कैप की। यही कहना चाह रहे हैं शौर्य आप? जी वेटेज की बात हो रही है। टोटल 75 कंपनियां हैं। मैं भी वही कह रहा हूँ कि मतलब 50% जो है वो लार्ज कैप रहेगा, सबसे ज्यादा लार्ज कैप, उसके बाद मिड कैप, और सबसे आखिर में 20% जो है वो स्मॉल कैप रहेगा। चलिए सर, ये जो पोर्शन है इसको आप कैसे देख रहे हैं? और हमने देखा, चूंकि आपकी निगाहें हर जगह रहती हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश काफ़ी बढ़ा है, काफ़ी तेज़ी के साथ, और हम देख रहे हैं कि भारतीय बाज़ारों को संभालने में बड़ा योगदान दे रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। वो लोग जो रिटेल रोज जो है देख करके कहीं भी कुछ भी खरीद लेते हैं, क्या उनके लिए कितना बेहतर विकल्प म्यूचुअल फंड है? और ये जो नए नए फंड्स आ रहे हैं इसका क्या असर आप देख रहे हैं? देखिए, वैसे विपुल जी, चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से एक मौका जरूर मिलता है। जैसे बहुत से लोग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, स्ट्रैटेजी में बना नहीं सकते हैं, तो उस टाइप के लोग, या जो लंबे समय के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, इंडेक्स फंड को फोकस करते हैं, उनके लिए ये फंड काफी अच्छे हैं, और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। लेकिन अगर आप डायरेक्ट निवेश कर रहे हैं शेयर मार्केट में, और आप सोचे एक फंड ऐसा भी खरीद ले जो आपको हेज करेगा, तो उनके लिए ये फंड नहीं है। फंड सिर्फ उन्हीं के लिए जो लोग डायरेक्ट स्टॉक मार्केट पे निवेश नहीं कर पाते। मुझे ऐसा लगता है ये फंड भी अगर रेशियो वाइज देखा जाए, वेटेज वाइज देखा जाए, तो काफी अच्छा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चर्चा यहाँ पर मैं जरूर आपको याद दिलाना चाहूंगा। देखिए, 55 लाख करोड़ के करीब का हमारा म्यूचुअल फंड का इस समय होल्डिंग है, और 45 लाख करोड़ के आसपास का बजट हमारा बनता है। और मुझे याद आता है मनी सेंट्रल पे अंशुमान जी का एक प्रोग्राम पे काफी बढ़िया चर्चा उन्होंने करी थी। मुझे उसका कुछ लाइनें याद आ रही हैं, वही मैं आपसे यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ कुछ परसेंटेज, यानी कि अगर आप देखें तो 55 लाख करोड़ रुपए मैनेज करने के लिए सिर्फ 3 से 4 हजार लोग ही मैनेज कर रहे हैं, वही स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग दे रहे हैं, वही फंड मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो काफी हद तक जो है वो एक बायसनेस हो सकती है, इस तरीके की चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो मुझे लगता है कि ये रिस्क रिवॉर्ड को जरूर समझें, उसके बाद निवेश करें। लेकिन प्राइमा फेसी अगर आप स्टॉक मार्केट पे डायरेक्ट निवेश नहीं कर पाते, नहीं समझ आता, तो आप इस तरीके के फंड में आप निवेश की रणनीति बना सकते हैं। लेकिन आपको ये भी जरूर बोलूंगा कि जो मैं कह रहा हूँ, आपके मनी सेंट्रल का जो प्रोग्राम है, जो अंशुमान जी करते हैं, उसको भी जरूर एक बार देखिए। बड़ी बढ़िया डिस्कशन होती है, मैं खुद उसको वॉच करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, तो मनी सेंट्रल देखते रहिए।
रहिए आप लोग लगातार हर रोज शाम को 7 बजे मनी 9 के ऐप पर, यूट्यूब पर, सब जगह वो लाइव जो है जाता है कार्यक्रम हमारा। तो उसको उस पर आप लोगों की टिप्पणियाँ भी बहुत ज़्यादा आती हैं, बहुत सारे दर्शक देखते हैं और अंशुमान जी हर खबर का विश्लेषण बहुत डिटेल में वहाँ पर करते हुए दिखाई देते हैं। तो जुड़िए शाम को 7 बजे हमारे साथ मनी सेंट्रल में। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए और IPO बाजार, NFO बाजार, हर जगह की हलचल हम तक पहुँचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो वाह क्या IPO है, में इतना ही। वाह क्या आईपीओ है। चलिए इस बीच जो है एक प्रश्न ले लेते हैं। अरुण कुमार जी का प्रश्न कह रहे हैं, नमस्कार विपुल जी, रवि जी नमस्कार। अरुण जी आपको कह रहे हैं कि मनी 9 के कार्यक्रम जिंदाबाद। जिंदाबाद आप हैं सर, आप जैसे दर्शक हैं। और कह रहे हैं प्लीज़ टेक माय क्वेश्चन। फ्राइडे को आपने कहा था कि नेक्स्ट सेशन में आपका सवाल लिया जाएगा। अब कहा था तो वादा पूरा करना पड़ेगा सर, बिल्कुल करेंगे। अदानी टोटल गैस के 500 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 1040 के भाव पर। अदानी पे इतनी चर्चा हो गई, मुझे लगता है आपने बहुत देर से जगे सर, लेकिन चलिए ठीक है, आपका प्रश्न है और हमारा वादा है तो अवश्य वादा पूरा होगा। 972 का भाव अभी देखने को मिल रहा है और आपकी खरीद 1000 से ऊपर की है। 1040 की आपकी खरीद है। क्या सलाह रहेगी सर? एक शायद अदानी टोटल गैस पर ही बात नहीं हो पाई थी, उस पर भी सवाल आ गया। नहीं देखिए, बिल्कुल आपने एक तरीके से लेवल भी बता ही दिया। वो अभी नीचे जरूर चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वापस मौका आता है तो एक बार को एग्जिट कर लीजिए। बहुत लंबे समय तक इसको मत रखिए, क्योंकि अभी प्रॉफिट बुकिंग जोन थोड़ा दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, ये भी है कि अभी नुकसान भी मत बुक करिए, वापस प्रॉफिट में आ जाएंगे, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं। ठीक। मनोज गर्गी का सवाल ये है कि विपुल जी नमस्कार, मेरा सवाल आइनॉक्स इंडिया पर है। IPO निकला था, मल्टी बैगर बनने के लिए कितना टाइम होल्ड करूं? प्लीज़ मेरा सवाल ले लीजिए। मल्टी बैगर के चक्कर में मत फंसिए, कंपनी के फंडामेंटल्स देखिए। जो एक्सपर्ट रवि जी जैसे लोग हैं जो आपको लेवल बता रहे हैं कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, उसके बारे में सोचिए। हाँ, अगर वो अपनी तरफ से रिसर्च करके कुछ बता रहे हैं शेयर कि ये अगर 2 साल 3 साल आप रख रहे हैं वो 3-4 गुना हो जाएगा तो ठीक है। आइनॉक्स इंडिया सर क्या सलाह रहेगी? IPO से पड़े हुए हैं और अभी कह रहे हैं कितने समय तक होल्ड करना चाहिए मुझे? देखिए, समय तो मुझे नहीं अभी दिखाई दे रहा, लेकिन हाँ लेवल्स का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि लेवल्स के बेसिस पे ही आपको पता चल पाता है कि आपको कहाँ निकलना है। अब इस समय अगर मैं लेवल्स देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है 1500 के आसपास लेवल आएंगे और मनी 9 के प्रोग्राम पे आप दोबारा 1500 के आसपास के लेवल आते हैं तो वापस पूछ लीजिएगा कि रखना है या नहीं रखना है। चाहे आज हो, कल हो, परसों हो, इस पे टाइम दीजिए, लेकिन वॉच बनाकर रखिए। अब वो समय जा चुका कि आप स्टॉक अगर ले लीजिए भूल जाइए, तो कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक में बड़े नुकसान आ जाते हैं। और वो से भी आपको एक बात यहाँ पर विपुल जी याद आ गई, मुझे आपके माध्यम से बताऊं, मल्टी बैगर पूरे पोर्टफोलियो में सिर्फ 1 या 2 ही स्टॉक बनते हैं, सारे स्टॉक मल्टी बैगर नहीं बनते। अब ऐसा भी होता है कि मल्टी बैगर बन चुके होते हैं और आप प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते हैं। और इन्हीं सब दुविधाओं को दूर करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि मनी 9 को फॉलो करिए। जी बिल्कुल। और इस बीच जो है हमारे पास जो अगले दर्शक हैं उनका सवाल है आशु कटारिया जी का। करें नमस्ते रवि सर, विपुल जी नमस्कार आपको भी। सेल और टाटा स्टील 2 पे आपकी राय जानना चाह रहे हैं सर। कह रहे हैं कि कृपया नई एंट्री लेना चाहते हैं। मेटल पैक में दोबारा चमक आती हुई दिखाई दे रही है। कह रहे हैं कि लंबी अवधि के लिए एक में 50,000 एक में 60,000 रुपये ये लगाना चाह रहे हैं और बिग फैन आपके हैं वो, तो अपने प्रशंसक के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल ले लीजिए, आपने दोनों स्टॉक बहुत बेहतरीन लिए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सेल में थोड़ा ज्यादा पार्ट आप 60,000 और स्टील टाटा स्टील में अगर लगा रहे हैं तो 40,000 ये रेशियो से बिल्कुल निवेश कर लीजिए। टाटा स्टील का टारगेट 195, सेल का टारगेट भी 195 है। थोड़ा सा अंडर वैल्यूड वो ज्यादा मिल रहा है तो इसलिए उसमें थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा रखें। ठीक है, तो ये फिलहाल मेटल पे राय निकल करके आती हुई सेल और टाटा स्टील पे। तो मेटल की बात कर ली और अब जरा मित्तल साहब से बात कर लेते हैं। और हर रोज़ की तरह हमारे साथ हाजिर हैं बहुत शानदार रिसर्च लेकर के, कुछ विशेष चीज़ों को लेकर के। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर वही है कि बाजार जो है वो बल्ले बल्ले हो रहा है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, अब इंतज़ार है चौथी तिमाही के नतीजों का। और अब तक जो Q4 के नंबर हम आ रहे हैं, जो अब बिजनेस अपडेट आ रही हैं, चाहे वो बैंकों की तरफ से आ रही हो या बाकी जगहों से जो आ रही हैं, वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है और सिलेक्टेड स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मूवमेंट भी है। क्या कुछ नंबर्स कह रहे हैं और क्या कुछ उम्मीदें अब चौथी तिमाही से हैं? क्योंकि अभी तो बिजनेस अपडेट आ रही हैं, असली नतीजे अभी आने वाले हैं और सबसे पहले सामना होगा IT क्षेत्र से। तो वहाँ पे क्या कुछ नंबर्स कह रहे हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को, और आज की तेजी की वजह क्या है?
शुक्रिया विपुल जी। नमस्कार रवि जी। अगर हम देखें तो जिस तरह से हमने देखा कि आज निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा, उसके साथ बैंक निफ्टी ने भी अपना ऑल टाइम हाई लगाया, तो ये दोनों ही इंडेक्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम देखें तो दूसरी एक बड़ी खबर ये भी रही कि नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है। जैसा कि हम अभी तक काफ़ी कुछ टेंट्रम चल रहा था मार्केट में कि क्या Q4 के नतीजे उतने ही बेहतर देखने के लिए मिलेंगे जिस तरह के Q3 के हैं। खासतौर से आईटी को लेकर काफ़ी कुछ आशंकाएं थी, तो इतना खराब आईटी का प्रदर्शन शायद नहीं रहेगा। आईटी में जो दिग्गज आईटी कंपनी है TCS, उसके नतीजे अच्छे ही देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही अगर देखें इन्फोसिस के नतीजे फ्रेड देखने के लिए मिलेंगे, इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन जो दूसरी बड़ी खबर थी वो थी कि वीकेंड में फ्राइडे को मार्केट थोड़ा एक चीज़ को लेकर कॉशियस था, वो था कि इजराइल और ईरान के बीच में कहीं वीकेंड में कोई एस्केलेशन ना बढ़े। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से मार्केट को राहत मिली और आज मार्केट में तेजी है। साथ ही एफआईएस की भी खरीदारी फ्राइडे के सेशन में मिली, तो यहाँ से भी सपोर्ट मिला। अब बात करते हैं नतीजों की। TCS जिसके कि दिग्गज कंपनीज में सबसे पहले नतीजे आएंगे 12 अप्रैल को। अगर हम यहाँ पर देखें तो ICICI सिक्योरिटी और मोतीलाल के हमने एस्टिमेट्स लिए हैं, जिसमें कि रेवेन्यू ग्रोथ ऑन एन एवरेज Q-on-Q बेसिस पर करीब 2% की रहेगी, लेकिन पैट ग्रोथ करीब 7.25% की रहेगी। हाईएस्ट एंड पर 9% तक की ग्रोथ का अनुमान है ऑन Q-on-Q बेसिस। तो TCS नतीजों का आगाज अच्छा करने वाला है, ऐसा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। इन्फोसिस के नतीजों को लेकर जरूर दो मत हैं। मोतीलाल का मानना है कि यहाँ पर फ्लैटिश नतीजे रहेंगे ऑन ए पॉजिटिव साइड, वहीं ICICI सिक्योरिटीज का मानना है कि नतीजे ऑन ए नेगेटिव साइड रहेंगे, फ्लैटिश साइड पर। साथ ही HDFC लाइफ यहाँ पर 18 अप्रैल को नतीजे होंगे, यहाँ पर भी अच्छे नतीजे देखने के लिए मिल सकते हैं। करीब 16% की ग्रोथ रेवेन्यूज में और करीब 22% की ग्रोथ प्रॉफिट्स में देखने के लिए मिलेगी। बैंकों का दिग्गज HDFC बैंक अपने 20 अप्रैल को नतीजे देगा, जहां पर कि काफ़ी कुछ उसमें टेंशन्स चल रही थी कि इनके NIMs स्कीज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है मार्जिन्स को लेकर। तो 25% की रेवेन्यू ग्रोथ बैंक देता हुआ दिखाई देगा और 30% के करीब की ग्रोथ प्रॉफिट में देखने के लिए मिल सकती है। तो जो भी नतीजों पर स्ट्रैटेजी बन रही है वो अभी से बन रही है, जिसकी वजह से हमने देखा कि बैंकिंग इंडेक्स ऊपर जा रहा है। और साथ ही HDFC बैंक भले ही आज नहीं चला, लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में अच्छा चल रहा है। साथ ही ICICI बैंक के नतीजों से भी अच्छी उम्मीदें हैं। यहाँ पर 27 अप्रैल को नतीजे होंगे और रेवेन्यू ग्रोथ करीब 8.5% और प्रॉफिट में करीब 16.5% का इजाफा देखने के लिए मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं निफ्टी की ये मेन 5 कंपनी जिनकी वजह से हम देख रहे हैं कि निफ्टी लगातार ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। अगले 9 दिन में जितने महत्वपूर्ण नतीजे हो सकते हैं, महत्वपूर्ण का मतलब जितनी बड़ी कंपनियों के नतीजे हो सकते हैं, वो जो है स्क्रीन पर लेकर के अभी विवेक लेकर के आए थे। और यहाँ पर जो माना जा रहा है कि जितनी खराब प्रदर्शन की उम्मीद खासतौर से आईटी से की जा रही थी, उतना खराब नहीं रहेंगे आंकड़े। बल्कि अगर हम बैंकिंग की बात करें तो यहाँ पर तो नंबर्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इन्फोसिस को लेकर के थोड़ा सा संशय, थोड़ी सी आशंका ज़रूर है। चलते हैं जरा रवि जी के पास। रवि सर, ये बड़ा एक ट्रिगर है, एक तो Q4 के नतीजे और दूसरा इलेक्शन, ये दोनों ही क्या बाजार के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, उम्मीद तो ये है कि इस बार जो है वो अर्निंग जो यहाँ पर जैसे अभी बहुत डिटेल में विवेक जी ने बताया, और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए मैं अगर एक बार को लेवल्स के हिसाब से देखता हूँ तो पहले आईटी सेगमेंट की बात करूँ तो रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं या रिजल्ट स्टेबल आएंगे तो आपको पुल बैक अच्छा दिखाई देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म की गाइडलाइन पे काफी डिपेंडेंसी होगी और वो गाइडलाइंस पे इम्पैक्ट थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट अच्छे सबके ज्यादातर आने वाले हैं और इसीलिए मार्केट पे 4 चांद लगा हुआ है। और ये 4 चांद अभी आपको इलेक्शन के रिजल्ट जब तक आएंगे तब तक आपको दिखाई देगा। तो डिप पे कई स्ट्रैटेजीज आपको बाय करने की मिलती रहेंगी, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि अर्निंग सीजन में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, अच्छे स्टॉक पकड़ने का मौका मिलेगा, और उसी के लिए शायद मेरे ख्याल से बड़ी डिटेल चर्चा जो है विवेक जी यहाँ पर लेकर आए। तो मुझे लगता है बिल्कुल फोकस रखिए जी। सर, आईटी में क्या अच्छा लग रहा है आपको? आईटी में क्या, क्योंकि अब सबकी निगाहें लगी हुई और ये उम्मीद की जा रही थी दिसंबर के बाद से शायद थोड़ी रिकवरी आएगी। अब कुछ लोग कहने लगे कि नहीं, इस क्वार्टर में नहीं आएगी, अगले क्वार्टर में आएगी। अभी आईटी को लेके क्या किया जाए? क्योंकि सवाल बहुत आते रहते हैं हमारे पास, लोग क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो लोग काफ़ी लॉसेस में लंबे समय से होल्ड भी कर रहे हैं। अभी TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियों में क्या करें? देखिए, वैसे अगर आप मुझसे करंट आउटलुक पूछेंगे तो मैं अभी भी इनमें निगेटिव हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि 2 क्वार्टर तक मैं इनमें फोकस नहीं करूंगा। वो एक डिबेट का विषय है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि
विवेक जी अंदर से जो मुस्कुरा रहे हैं वो उसका रीजन समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपने अभी चर्चा करी, मैं एक टीसीएस का एक एग्जांपल ले लेता हूं। टीसीएस की देखिए पैट ग्रोथ आपने 7% 6% बढ़ती हुई देखी है, और अगर 11,000 करोड़ का दिसंबर में उन्होंने प्रॉफिट दिखाया तो वो बढ़ के हो सकता है 11,500-12,000 के आसपास आ जाए, लेकिन अगर मार्केट कंडीशन को देखें तो वो अंडर डाउन द लाइन जो है वो दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं से वो स्टॉक को उतना इंपैक्ट नहीं देगा। दूसरी तरफ आप इन्फोसिस या विप्रो इनको भी देखें तो इनमें भी वो आपको डाउन द लाइन ही दिखाई दे रहे हैं। तो पुल बैक जरूर दिखाई देगा, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगा, क्योंकि आगे की जो ग्रोथ है वो स्ट्रक्चर यहाँ पर कंपनी की जो गाइडलाइंस है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव आने के चांसेस नहीं है, और दूसरे इंपैक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत छोटे समय पे मैंने ये चर्चा करने की कोशिश की जिससे आप सही रिजल्ट पर पहुंच पाए। मुझे ऐसा लगता है कि विप्रो को तो बिल्कुल अवॉइड रखना चाहिए, टीसीएस पे आप थोड़ा भरोसा कर सकते हैं, टेक महिंद्रा पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा टारगेट नहीं। जैसे टीसीएस को आप देख रहे हैं तो 43-4400 के लेवल आपको दिखाई देंगे, उन लेवल्स तक आते हुए नजर आएंगे। टेक महिंद्रा की बात कर लेते हैं तो वो 1450 के लेवल दिखाई दे सकते हैं, एचसीएल 1650 तक दिखाई दे सकता है, इन्फोसिस 1550 तक दिखाई दे सकता है। और जहां तक विप्रो की बात करें, वो सबसे धोखेबाज स्टॉक निकलेगा पूरे के पूरे सेगमेंट में। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसमें जब तक अभी ये 550 से 600 के ऊपर 550 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं देता, डाउनवर्ड ट्रेडरी में रहेगा, पुल बैक खतरनाक होगा। तो ये इंडिपेंडेंट व्यू है, लेकिन अर्निंग के ऊपर जो इंपैक्ट आएगा उसके लिए विवेक जी का धन्यवाद कि आप पकड़ कर रखिए। विवेक जी के जबरदस्त एनालिसिस होती है और मौका आपको जरूर मिलेगा एंट्री और एग्जिट का। बिल्कुल। तो ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई तो अब तो रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है, और विवेक जी आपसे तो जो है अब आप तो नियमित रूप से जो है अब चौथी तिमाही के तमाम नतीजों का विश्लेषण, रिजल्ट प्रीव्यू और रिजल्ट आने के बाद उसकी समीक्षा, ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी, और उनका शेयर पर किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, किस तरीके से हमारे दर्शक जो है अपने होने वाले नुकसान को बचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जहां मुनाफा बन सके वहां पर वो निवेश कर सकें, उसकी रणनीति अब हम लोग बनाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे अब नतीजों का सीजन शुरू होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम अच्छी रिसर्च लेकर के आने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट चुन चुटके का। चुन चुन के आखिरी सेगमेंट हमारा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो दर्शक होते हैं वो यही जानना चाहते हैं कि आखिर में जब बाजार इतना ऊपर हो तो डर लगता है कि आखिर में पैसे लगाए कहाँ जाए। तो ऐसे में रवि जैसे एक्सपर्ट तमाम पैरामीटर्स पे कसने के बाद कुछ शेयरों को चुन करके लेकर के आते हैं। आज पूछते हैं किस सेक्टर पे कौन सी थीम के साथ वो आगे बढ़ने वाले हैं। रवि सर आप बताइए आज की स्ट्रेटजी क्या होगी और आज कौन से शेयर लेकर के आए हैं? विपुल जी, इसीलिए मैं कहता हूं आप निगाहों नजरों को पकड़ लेते हैं। जिस समय मार्केट ऐसे चल रहा हो तो बहुत रिस्क हो जाता है कि आप कौन सा स्टॉक लें, क्योंकि कुछ भी पकड़ लीजिए सब भाग जा रहे हैं। अब ऐसे में आप ऐसा स्टॉक नहीं पकड़ सकते कि जो आपको चढ़े और तुरंत ही आपकी सवारी से आपको लड़खड़ा कर गिरा दे। पहला स्टॉक मैंने लिया है आज, उसी तरीके से डिफेंसिव स्टॉक्स हैं। पहला स्टॉक है लॉरस लैब। इस समय जो मोमेंटम चल रहा है उसमें मैंने लॉरस लैब को यहाँ पर ऐड किया है। अगर आपके पास है तो भी होल्ड रखिए, खरीदाना है तो भी खरीद लीजिए। करंट मार्केट प्राइस पे 480 का लक्ष्य यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है 440 के स्टॉप लॉस से। दूसरा आते हैं, वैसे स्टॉक का रिकमेंडेशन जरूर आपको पहले मिला होगा, लेकिन पहले जो मिला उसको भी रखिए और जो अभी मिल रहा है उसको भी एग्जीक्यूट करिए। वो है आईओसी। यहाँ पर करंट लेवल पर बाय की रणनीति, 200 का टारगेट, अपसाइड एक बार को मोमेंटम अच्छा रहेगा। स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पर 160 के स्टॉप लॉस से कंटिन्यू लेके पोजीशन चलनी है। दूसरा भी इसी का भाई बंधु है, वो है गेल। 195-192 के बीच में कहीं भी खरीदारी कर लीजिए। 230 का लक्ष्य है और टारगेट होगा 230 का, स्टॉप लॉस होगा 182-180 की क्लोजिंग स्टॉप लॉस। तो ये स्टॉक्स हैं जिन्हें आप पकड़कर चल सकते हैं। चलिए, तो ये तमाम वो शेयर ऐसे हैं जो कि इस तेजी के बाजार में थोड़ा सा सुरक्षा आपको प्रदान करेंगे। आइए जरा देखते हैं, जरा फिर से फटाफट लेके आके आइए। और गेल पे खरीदारी करने की सलाह है। अब 195-96 के आसपास चल रहा है, आपको 12-13 रुपये नीचे के स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर की तरफ आपको 35 रुपये ऊपर का लक्ष्य, 230 रुपये का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। ये बात रही गेल की। अगली कंपनी लेकर के आते हैं, स्पेलिंग यहाँ पर सही करवा दीजिएगा। लॉरस लैब है, LAURUS। अगर मान लीजिए हमारे दर्शक कहीं नोट कर रहे हो तो 455 रुपये के आसपास ये शेयर अभी चल रहा है। 10-15 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और ऊपर की तरफ आपको 480
₹80 का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जी हाँ, आईओसी, उसमें आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल में पसंद किया गया है आईओसी, ₹160, ₹8 नीचे के स्टॉप लॉस और ऊपर की तरफ ₹32 ऊपर का एक लक्ष्य यहाँ पर आपको ये शेयर भेजता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये वो 3 शेयर जो है अलग अलग क्षेत्र के चुन करके आपके लिए लाए गए हैं, ताकि हर क्षेत्र की तेजी का फायदा जो है वो आपके पोर्टफोलियो को मिलता रहे। रवि सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और काफ़ी लंबा आपने समय दिया। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? देखिए, जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है, हमारी कंपनी की तरफ से ऐसे सजेशंस गए हुए हैं। मार्केट अच्छी है, मार्केट वोल्टाइल है, अच्छे स्टॉक्स खरीदिए और थोड़ा सा सेफ चलिए, स्टॉप लॉस को फॉलो करिए। और फिर वही बार बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज इंस्टाग्राम, ट्विटर को बहुत ज्यादा जो इस तरीके के लुब्रिकेटिव ऑफर आते हैं उनसे थोड़ा बचिए, मनी9 को फॉलो करिए और अच्छे से पैसे कमाइए। अच्छे से पैसे कमाइए, मनी9 को फॉलो कीजिए और हर रोज दोपहर 1 बजे जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि हम और आप करते रहें अपना वार्तालाप और आपकी जो भी दुविधाएं होंगी उसको हम दूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण सब जो है समय देने के लिए। तो कार्यक्रम को तो समेटने का वक्त हो गया, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों के जो प्रश्न होते हैं उसके उत्तर जब हम नहीं दे पाते हैं तो अफसोस होता है, लेकिन उसके लिए हमने एक नया विकल्प निकाला है। आइए देखते हैं जरा इसे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण मंत्री। अगर आपका स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर आप बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो आज ही मुझसे अपना सवाल पूछिए। लॉग इन कीजिए मनी9 के ऐप में। मनी9 के ऐप में टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन में जाने के बाद आप अपना सवाल डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए मनी9 का सुपर ऐप। तो इन तमाम विशेषज्ञों से, चाहे वो रवि जी हों, अरुण जी हों, संतोष जी हों, इन तमाम विशेषज्ञों से हम सीधा संपर्क करेंगे और आपके जो प्रश्न होंगे वो उन तक पहुंचाए जाएंगे, उनके जो उत्तर आएंगे वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो हम एक माध्यम, ब्रिज का, एक पुल का माध्यम आपके और एक्सपर्ट्स के बीच में बनने जा रहे हैं। तो जहाँ पे अगर मान लीजिए कुछ लोगों के सवाल नहीं ले पाते हैं तो अपने ऐप पर, हमारे मनी9 के ऐप को आप अवश्य डाउनलोड कर लें और वहाँ प्रश्न पूछ लें। मुझे अब इजाज़त दे दीजिए, लेकिन लगातार मनी9 के साथ बने रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।